अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। तो जनाब, नया दिन है और नए दिन पर बहुत सारे नए मौजूआत आज हमारे पास है, बहुत सारी नई बातें हैं डिस्कस करने के लिए। और जब आप सुबह के टाइम उठते हैं ना, तो बस आपके पास एक ही चीज़ होती है कि जनाब या तो फ़ौरन से कॉफ़ी या ग्रीन टी या फिर चाय का मग आपके हाथ में आ जाए, ताकि आपकी सुबह जो है वो थोड़ी सी फ्रेश हो जाए। और जब सुबह आपकी फ्रेश होती है तो फैसल, उसके पीछे एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि आपने अपनी रात की नींद पूरी की हो। अगर आप रात को अच्छे तरीके से सोएं तो आपकी मॉर्निंग ज़्यादा, लेकिन जो नहीं होती तो फिर ऐसी होती है कि आपको और कुछ फिर भी सारा दिन जो है आप ना अजीब तरीके के मूड में रहते हैं, अजीब तरीके से आपके काम हो रहे होते हैं, आपका दिल भी नहीं लगता। तो आजकल हर कोई जो है वो हमें टेंशन में नजर आता है। किसी को ठीक से नींद नहीं आती है, किसी को हर वक्त थकावट महसूस होती है। ये सब कैसे हो रहा है और ये सब आप कैसे दूर कर सकते हैं? क्योंकि जाहिर है जब आपको नींद आपकी पूरी नहीं होगी, आप थकावट महसूस करेंगे, आपके ऊपर वो ग्लो भी नहीं होगा, आप काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो आप अपनी एनर्जी को किस तरह से मजीद बढ़ा सकते हैं, इस सब पर आज हम प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी हम ये बात करेंगे कि यूएई में सजा है मेला एक अनोखा, और वो ऐसे कि दुनिया भर से 5000 से ज़्यादा शेफ्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। एंड दैट इज़ वर्ल्ड शेफ कांग्रेस 2022। क्या कुछ हुआ इसमें, इस पे भी होगी बात। अच्छा, पाकिस्तान से भी शेफ यहाँ पे गए? हाँ, सब बता दें आप, अभी सब बता दें। तो ये भी नहीं, ये देखिए, ये एक टीजर है कि जो पाकिस्तान से शेफ है वो कौन है और वो हमें क्या बताएंगे। ये एक टीजर, इसलिए अब आपने हमारे साथ रहना है। अच्छा जी, एक और बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त खबर है। आज के दिन की सबसे बेहतरीन खबर है जनाब ये, अब किसी मरीज़ को गधा गाड़ी या हाथ गाड़ी पर अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, जो कि हम सिंध में, स्पेशली अंदरूनी सिंध में होता हुआ देख रहे थे। क्योंकि सिंध हुकूमत ने जदीद एम्बुलेंस एंड रेस्क्यू सर्विस शुरू कर दी है। कल कराची में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसके असरात अभी तक नुमाया नजर आ रहे हैं। धुएं के बादल उठ रहे हैं। सिंध हुकूमत की नई रेस्क्यू सर्विस भी वहां अपनी सर्विस दे रही है। अब ये जो सर्विस है, इसके अंदर क्या क्या सहूलियात हैं, अवाम इससे मुस्तफ़ीद कैसे हो सकती है, सिंध हुकूमत के इस इक़दाम पर आज हम अपने प्रोग्राम में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अच्छा, सिंध में तो जदीद एम्बुलेंसेज आ गई हैं, लेकिन हम अभी भी बहुत पीछे। क्यों? क्योंकि दुनिया में सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ अब भी लोग दफ्तर के चक्कर लगाते हैं और लगाते रहते हैं। सरकारी कोई भी इदारा हो, वहाँ जाकर भी काम करवाना आसान नहीं होता है, और वैसे आसान बनाया जा सकता है। हाँ, वो ये होता है रिश्वत दे के। अगर आप रिश्वत देते हैं तो फिर आपका जो काम होता है वो ज़्यादा जल्दी भी हो जाता है, आसान भी हो जाता है। नादरा ऑफिस में, एग्जैक्टली, नादरा ऑफिस में लोगों को किन परेशानियों का सामना है जो कि अब नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों में आगे निकल गए हैं। और नादरा इतना अहम इदारा है जहाँ पर सहूलियात आवाम के लिए होनी चाहिए, हर चीज़ डिजिटलाइज होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। तो इस पे भी आज हम बात करेंगे। अच्छा जी, एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ जो कि आज हम अपने मुआशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देख रहे हैं, लड़ाई झगड़े, अना ज़िद, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके किसी भी खूबसूरत रिश्ते को कमज़ोर कर देती हैं। अच्छा जी, जब रिश्तों की बात होती है ना, तो मियाँ बीवी से ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता कोई भी नहीं होता। माँ बाप का तो आपके साथ जो रिश्ता है वो है, लेकिन उसके बाद अगर हम किसी रिश्ते की बात करें तो एक मियाँ और बीवी का जो रिश्ता है, कहते हैं ज़िंदगी के दो अहम पहिए हैं। लेकिन जब ये दो पहिए लड़ाई झगड़े की तरफ जाना शुरू हो जाए तो क्या होता है कि इसके असरात बच्चों तक आता है, बात डिवोर्स तक आना शुरू हो जाती है। और वो कहते हैं ना कि जो रिश्ता टूट जाता है उसके जो असरात हैं वो आने वाली नस्लें भुगतती हैं। अब आप देखें कि बच्चे, किसी का 1, 2 या 3 या 4 बच्चे जो हैं, अगर माँ बाप अलग हो जाएं तो वो बच्चे ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, इस पे आज हम प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। और साथ में खेल के मैदान से भी आज खबर है। लेकिन उस सबसे पहले हम रुख करेंगे सियासत का मैदान, जो कि है बहुत गर्म। हमेशा की तरह इस वक्त भी मुल्क में बहुत सारी जो है वो सियासत जो है वो जारी है, तो उसका एक सियासी टच देना भी ज़रूरी है। तो इमरान खान ने दिया एक मुतनाज़ा बयान और एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उनका कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए, फौज तबाह हो जाएगी, जो कि नहीं उन्हें कहना चाहिए था। खैर, दिवालिया हुए तो सबसे पहले फौज बढ़ जाएगी, हमारे एटमी असासे भी छिन जाएंगे, मुल्क के 3 हिस्से हो जाएंगे। ये मुल्क जो हमें अपनी जान से भी प्यारा है, और हम ये कहते हैं कि
मुल्क पे कोई आंच ना आए, हमारी जान चली जाए। तो समझ नहीं आई कि ये जो खान साहब ने गुफ्तगू की ये कैसे कर दी, तो जरा आपको दिखा। और अब जरा रुख करते हैं कराची का। और हमने देखा था कि कराची का इलाका जेल चौरंगी, जहां पर एक डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लगी जो कि खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गई और 20 घंटे बाद भी मुकम्मल तौर पर इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ अमल रहीं और चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग पर 90% तक काबू पाया जा चुका है और इमारत की बेसमेंट से अब भी जो है वो धुआं निकल रहा है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे यासिर हुसैन ने हमें ज्वाइन किया। यासिर, बताइएगा, कल तक जो हम अपडेट्स देख रहे थे उसमें ये कहना था जी कि आग जो है वो तीसरे दर्जे की है, कूलिंग का अमल देर तक जारी रहेगा। अभी आपके पास क्या अपडेट्स हैं? चीफ फायर ऑफिसर का क्या कहना है? जी बिल्कुल महक, देखें जैसे जैसे अपडेट्स आती जा रही हैं मैं आपको इस पर तफसीलन जो है वो आपको आगाह करूं। इस वक्त भी जो सूरत हाल है वो सूरत हाल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि बेसमेंट की आग जो है वो तो पूरी तरह से काबू उसके ऊपर कर लिया है, मगर वहाँ कूलिंग का अमल जारी है। मगर जो ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी थी उसको अभी मुकम्मल तौर पे काबू नहीं किया जा सका है। वो 90% जो फायर हुक्काम का कहना है कि उसको बुझा दिया गया है, मगर 10% आग जो है वो लगी हुई है। जबकि बताया जा रहा है कि जो गोदाम है जो ग्राउंड फ्लोर पे कायम था उसमें सामान इतना ज़्यादा है और जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जिसकी वजह से ऑपरेशन में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब फायर फाइटर्स ने जो है दीवारों के मुख्तलिफ जगहों से सुराख किए हैं और उन सुराखों में से जो है वो आग के ऊपर पानी मारा जा रहा है ताकि तपिश को कम किया जा सके, आग को जो है बुझाया जा सके, ताकि फायर फाइटर्स अंदर दाखिल हों, सामान को हटाएं ताकि आग को बुझाने में जो है वो आसानी हो। यासिर, अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, मैं आपसे अंदर जो है वो ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि यासिर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई इमारत बनती है ना तो उसका कोई इमरजेंसी एग्जिट, कोई इवैक्यूएशन प्लान होता है। बज़ाहिर हमें ये लग रहा है कि जो इसका जाने का रास्ता था वही इसका इमरजेंसी प्लान है, इवैक्यूएशन थी। क्या ऐसा ही कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं था कि जिसके ज़रिए वहाँ से लोगों को निकाला जा सके? जी बिल्कुल फैसल, आप सही कह रहे हैं कि ये यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता था जिसकी वजह से जो है वो ये सब परेशानी लाहक हुई है। एक ही दरवाज़ा था जहाँ से लोग आते भी थे, जहाँ से लोग वापस भी जाते थे, कोई एमरजेंसी एग्जिट नहीं था। अगर ऐसा होता तो फायर ब्रिगेड की जो फायर फाइटर्स हैं वो अंदर दाखिल हो सकते। अब फायर फाइटर्स ने जो है वो दीवारें तोड़ दी हैं, दीवारें तोड़कर वहाँ से पानी जो है वो आग के ऊपर मारा जा रहा है ताकि आग जो है वो कम हो सके, आग की तपिश जो है वो कम हो सके। जब कुछ फायर फाइटर्स ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की, मगर आग की तपिश की वजह से वो वापस बाहर की जानिब आ गए। अगर मैं आपको अभी भी दिखा सकूं, मेरा कैमरामैन मोहम्मद रिजवान आपको दिखाएं तो बिल्डिंग से बुरी तरीके से बहुत ज़्यादा मकदार में धुआं जो है वो अभी भी निकल रहा है और पूरे ही इलाके में धुआं इस कदर फैल गया है कि यहाँ पर जब हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, तो होना वो बड़ा दुश्वार है। यहाँ पर सांस लेना जो है वो मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल यासिर, इस वक्त हम सिचुएशन देख भी रहे हैं। आप जिस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन बनती जा रही है और हमारी दुआ है कि जल्द अज जल्द इस सिचुएशन पे काबू पा लिया जाए। चलिए जी, ज़रा आगे बढ़ जाते हैं। और अब जब कोई चीज़ फैसल तो फिर ये सवाल उठता है जी कि ये चीज़ हुई क्यों है, इसका जिम्मेदार कौन है, और फिर वो जिम्मेदारी के चक्कर में बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। जेल चौरंगी पर इमारत में आग क्यों लगी? ब्रिज व्यू रेजिडेंट एसोसिएशन ने जिम्मेदार बिल्डर और डिपार्टमेंटल स्टोर इंतजामिया को करार दे दिया। स्टोर को जगह देते वक्त कवानीन की क्या खिलाफ वर्जी की गई? एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने हर जाविये से तहकीकात का ऐलान कर दिया। जेल चौरंगी पर वाक़ रिहायशी अपार्टमेंट के बेसमेंट में आग क्यों लगी और जिम्मेदार कौन है? ब्रिजव्यू रेजिडेंट एसोसिएशन के अहदेदारों ने सारा मलबा डिपार्टमेंटल स्टोर इंतजामिया पर डाल दिया। जनरल सेक्रेटरी हसीम मेमन ने कहा, बिल्डिंग नक्शे में तो पार्किंग जाहिर की गई थी, लेकिन बिल्डर ने बेसमेंट की जगह स्टोर को फरोख्त कर दी। जब बिल्डिंग बनी थी तो कहा गया था कि 3 फ्लोर आपको पार्किंग मिलेगी। आज ये बेसमेंट अगर बिल्डर ने ना दिया होता तो अपने ज़ख़ीराअंदोज़ी के लिए जो है ना ये ऑयल जमा नहीं कर सकता। एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा दोबारा इसको यहाँ से ख़त्म किया जाए। अगर ये नहीं करेंगे तो हमारी बिल्डिंग पूरी यहाँ एहतजाज करेगी, FIR पे जाएगी, हर जगह जाएगी।
सुपर स्टोर इंतजामिया ने इलेक्ट्रिक पैनल के ऊपर मेज़नाइन फ्लोर पर वॉशरूम बना रखे थे, जिसकी वजह से माजी में भी 2 बार बिल्डिंग में आग लग चुकी है। मुतासिरा इमारत की इंतजामिया ने भी तस्दीक की है कि डिपार्टमेंटल स्टोर के गोदाम में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। पहले शॉर्ट सर्किट हुए थे, जिसकी वजह से ना ये लोग सब बाहर आ गए थे और इन्होंने ये कहते हैं आग वगैरह बुझाने का कुछ नहीं किया। फिर इसके बाद जब धुआं वगैरह तेज हुआ है ना, तो ये सब लोग बाहर ही थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब भी मौके पर पहुंचे और हर जाविये से तहकीकात करने का कहा। इसका नक्शा देखा जाएगा, नेचुरल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का ये काम है, इसको देख लिया जाएगा कि आया बेसमेंट का पर्पस क्या था, बेसमेंट पे इस तरह की मार्केट खोलने की इजाज़त थी नहीं थी, उन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके तफसीलात आपके साथ शेयर कर ली जाएगी। रिहायशी इमारत की तामीर में क्या क्या खिलाफ वर्जियाँ की गयी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का टाउन अमला और डिमोलिश स्क्वाड इमारत का सर्वे करके रिपोर्ट पेश करेगा। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। तो वैसे ये कोई पहली दफ़ा नहीं होता कि कराची में इतने बड़े पैमाने पे आग लगे, और जब आग लगती है तो फिर सहूलियात का फुकदान भी होता है। लेकिन कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके आखिरकार सिंध हुकूमत ने भी सूबे में पहली जदीद एम्बुलेंस सर्विस रेस्क्यू 1112 का आगाज़ कर दिया। 230 में से 50 एम्बुलेंस कराची में चलेंगी। एम्बुलेंस सर्विस में तमाम तर सहूलियात मौजूद होंगी। KMC के अस्पतालों में तिबी इमदाद के सेंटर्स भी कायम होंगे। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है महक कि हमारे शहर में ना ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, हमने देखा कि ये बड़ी हमें कम नज़र आई है। तो ऐसे में ये एम्बुलेंसेस का आना पहली चीज़ एक नेमत है, और इनका कल ही एक्टिव हो जाना। इस स्टोरी से पहले हम जो आपको बता रहे थे कि जो जेल चौरंगी में वाक़ सुपर स्टोर में आग लगी, ये बात काबिल दीद है कि जी कल ही इन्होंने इतनी जो अपनी सारी एम्बुलेंसेस को वहाँ पहुँचाया और वहाँ पर रेस्क्यू का काम बाकायदा उसका आगाज़ हो गया है। तो CEO SIEHS रेस्क्यू 1112 मिस शाजीना मसूद साहब हमारे साथ मौजूद है। शाजीना साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मेरा सबसे पहला सवाल यही है, हमने देर कर दी यहाँ तक आने में, राइट? एक तरह से डेफिनेटली है, लेकिन एक आपके पास एक था स्ट्रक्चर, बहुत कम एम्बुलेंसेस थी, लेकिन इमरजेंसी एम्बुलेंसेस कराची में कम से कम 60 ऑपरेट कर रही थी। But obviously looking at the population, they were just not enough, right? So ये जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने किया है, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। कराची ही को नहीं, ये पूरे सिंध में फैलाएंगे। सो सिंध की जो आप लोग स्टोरीज़ की बात कर रहे थे, अंदरूनी सिंध स्पेशली जो हम देखते थे, वो वाली जो एक सिचुएशन इम्प्रूव करेगी इंशाल्लाह, उससे बहुत जानें बचेंगी और बहुत लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। अच्छा मैम, मुझे बताएं कि जब हम किसी भी एम्बुलेंस की बात करते हैं तो उसमें जो बेसिक सहूलियात होती हैं, एम्बुलेंस तो होती है लेकिन वो सहूलियात नहीं होती। कभी सहूलियात होती तो एम्बुलेंस नहीं होती, लेकिन ये हमें दोनों का कॉम्बो मिल रहा है, बड़ी अच्छी बात है, एक अच्छी नेमत है हमारे लिए। प्लीज़ मुझे ज़रा अगर इसकी सहूलियात भी बता दें। तो देखें, एम्बुलेंसेस 3 टाइप्स की हैं। तो पहली बात समझने की ये है कि ये इमरजेंसी एम्बुलेंस है, जान बचाने वाली एम्बुलेंस है। सो ये सिर्फ एक शख्स को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाती, बल्कि एम्बुलेंस में जब आप होते हैं तो आपका ख्याल रखा जाता है। एम्बुलेंस पहुंचने से पहले आपका ख्याल रखा जाता है। तो जब आप 1112, अगर मैं वहाँ से शुरू करूँ, 1112 डायल करेंगे और अपना बताएंगे कि आपका क्या प्रॉब्लम है, तो उस फ़ोन कॉल से हम आपकी मदद शुरू कर देते हैं। अगर आपको CPR की ज़रूरत है तो आपको CPR दिलवाना शुरू कर देते हैं थ्रू द अटेंडेंट। अगर ब्लड को रोकना है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको रोकना है, उसके इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देते हैं और साइमल्टेनियसली एम्बुलेंस डिस्पैच कर देते हैं। जब एम्बुलेंस का क्रू आपके घर पे या जहाँ पे भी रोड एक्सीडेंट है वहाँ पहुँचेगा, तो वहाँ पे पहले उधर अपनी ट्रीटमेंट करेगा। Then they will put them in the ambulance and take them to the hospital, whatever. तो अब सहूलियात क्या हैं? इसमें इक्विपमेंट है, इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट एम्बुलेंसेस हैं, फैब्रिकेट किए हैं यहीं पे, इक्विपमेंट है सारा। 3 तरह की एम्बुलेंसेस हैं, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, एडवांस लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, फ़र्क क्या होता है इसमें? इक्विपमेंट का तो थोड़ा बहुत है ही फ़र्क, लेकिन ट्रेंड क्रू जो इस एम्बुलेंस में है, दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस। ठीक है, हमारे पास एडवांस लाइफ सपोर्ट में, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में पैरामेडिक्स होते हैं, ट्रेंड नर्स होती है, और हमारे ड्राइवर्स भी ट्रेंड होते हैं। नर्स सारे मेल होते हैं। दिस वाज वन कॉन्सेप्ट दैट टुक मी अ व्हाइल टू, यू नो, हम नर्सेस का सोचते हैं कि हमेशा फीमेल होंगी, लेकिन दीज आर मेल नर्सेस, बिकॉज आपके जैसे ये अपार्टमेंट में अभी ये जो लगे है जेल चौरंगी पे, तो हमारे लोग
हाईएस्ट फ्लोर पे गए हैं, वहाँ से ज़ईफ़ लोग थे, उनको उठा के अपने स्ट्रेचर्स पे और आर्म्स पे लेके नीचे आए हैं। जबकि एज एम्बुलेंस स्टाफ ये उनका रोल नहीं था, क्योंकि बहुत स्मोक थी, बहुत बहुत आग वाग लगी हुई थी, लेकिन दे स्टिल वेंट। ये तो ये फायर फाइटर्स भी थे वहाँ पे, वो भी सब काम कर रहे थे। तो जो एडवांस लाइफ सपोर्ट है, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट है, उसमें क्रू होता है 3 का, और जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है उसमें एक नर्स होते हैं और एक ड्राइवर होते हैं। जब आप कॉल करते हैं और आप अपना बताते हैं कि कितनी सीरियस इशू है, उसके बेसिस पे एम्बुलेंस जो है वो डिस्पैच की जाती है। या तो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट होगी अगर आपको हार्ट अटैक वगैरह खुदा न खास्ता किसी को हो रहा है, बट या एडवांस लाइफ सपोर्ट होगी या बेसिक लाइफ सपोर्ट होगी। अच्छा मैम, इज इट फ्री ऑफ कॉस्ट? इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओह वाह, क्योंकि सबसे ज़्यादा तनकीद यही आती थी कि जी सिंध की कोई गवर्नमेंट लेवल पे नहीं होती। आपको पता है हमारे यहाँ एधी और शीपा और ये सारे, बट ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। सो गवर्नमेंट ने का ये विजन काफ़ी अरसे से था। दे वर ट्राइंग हार्ड। रिसोर्सेज हमेशा देखें, इट्स अ वेरी रिसोर्स इंटेंसिव ऑपरेशन जो एम्बुलेंसेस का होता है। अगर आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, एम्बुलेंसेस तो आप देख रहे हैं हज़ारों चल रही हैं, आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, आपको लाइफ सेविंग बनाना है, तो इट requires a lot of funds, it requires a lot of training, requires कि आप मॉनिटर करते रहें क्वालिटी को कॉन्स्टेंटली। हम 1 मिनट नहीं सोते, हम वी मेक श्योर कि हमारी एक जो शख्स काम कर रहा है उसकी क्वालिटी हम मॉनिटर कर रहे हैं। ज़रा सा इधर से उधर हुआ या हम उनको ट्रेन कराएंगे और या हम उनको रिप्लेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ह्यूमन एफर्ट तो बहुत है ना, सिर्फ मशीन की नहीं है। सो उनका प्लान बहुत था। उन्होंने हमारे जब पहले अमन एम्बुलेंस होती थी उसको उन्होंने टेक ओवर किया और उसको उन्होंने पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया और वो फ्री सर्विसेज चल रही थी। लेकिन जैसे मैंने कहा 60 एम्बुलेंसेज वर नॉट इनफ, तो ये जो 1122 की है दैट विल रियली इम्प्रूव थिंग्स। अच्छा मैम, हमने ये बात की कि 230 टोटल एम्बुलेंसेज हैं। कराची के लिए कितनी हैं? और कराची से अगर मैं बाहर की बात करूं, अंदरूनी सिंध की, तो टोटल पूरे सिंध को कितना कवर किया जा रहा है, किस तरह से? सिंध का एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर होगा। सो द प्लान इज, देखें एम्बुलेंसेज इज़ वन पार्ट ऑफ इट, ठीक है, एम्बुलेंसेज आ गई हैं, अब हमें उन्होंने ट्रस्ट किया है कि हम ये इसको फैलाएं आगे, विच इज़ अ ग्रेट ऑनर बट अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। सो अब हमने हर जगह पे ट्रेन करना शुरू किया है। पहले हम अब लाड़काना में से शुरू करेंगे, हैदराबाद, बदीन, टनू मोहम्मद ख़ान, फिर उसके आगे दादू में आपको पता है कितना बुरा इंसिडेंट हुआ था। सो कोई हेल्प नहीं जा सक रही थी उधर, तो हम लोगों का जो सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज SIEHS जो है वो एम्बुलेंसेस को हैंडल करेंगे। 1122 पे सारी कॉल्स आएंगी, चाहे उनको फायर की ज़रूरत है, चाहे उनको पुलिस की ज़रूरत है, चाहे उनको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, वहाँ से वो ट्रायज होगा और एम्बुलेंस की जितनी भी कॉल्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगी और फिर हम उनको करेंगे। सो इट विल टेक अस अराउंड 8 to 10 months टू बी कम्प्लीटली ऑपरेशनल ऑल ओवर सिंध, इंशाल्लाह। But all of these 230 ambulances are not coming only for Karachi, they will be all over the province. तो 29 अजला पूरी तरीके से कवर किए जाएंगे। मैम हम आपसे मजीद भी बात करेंगे इस पे और मेरे कुछ दीगर सवाल। शाहजीना मसूद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैम, जब भी हम किसी भी सर्विस की बात करते हैं, अच्छा होता ही है कि जब आती है बड़ी ज़बरदस्त उसकी सर्विस होती है, आवाम बड़ा इम्प्रेस होती है, शुक्र हम अदा करते हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छा हुआ है, बट लेटर ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ये देखते हैं कि वो चीज़ होती नहीं है जो होनी चाहिए। लाइक उसकी मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं, आवाम को जिस तरीके से शुरू के पहले 11 महीने 12 महीने सहूलियत दी जा रही होती है वो बाद में कम हो जाती है, कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती है। इस चीज़ को आप लोग किस तरह से मेंटेन करेंगे? सो देखें, अगेन आई थिंक द गवर्नमेंट हैज़ थॉट अबाउट दैट इन दिस केस एटलीस्ट। तो हम लोग जो एम्बुलेंसेज हैं पिछले 10 साल से ऑपरेट कर रहे हैं, इमरजेंसी एम्बुलेंसेस। तो हमारे पास नो हाउ है, हमारे पास टेक्निक है, इवन डाउन टू अ फ्लीट बायोमेडिकल फ्लीट की एक पूरी टीम है जो हर इक्विपमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट टेस्ट करती रहती है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वरना उसको या तो ठीक करवाते हैं, बाहर भी भेजना होता है तो बाहर भेजते हैं। वही क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इस एम्बुलेंस सर्विस में होंगे, ठीक है। सो हम बेसिकली वी आर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, Sindh Integrated Emergency and Health Services. We are not a government organization.
वी आर बीइंग फंडेड बाय द गवर्नमेंट एंड हमारे बोर्ड पे हैं, द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ इज़ ऑन आवर बोर्ड, राइट? सो दे विल सुपरवाइज, दे विल इंश्योर कि क्वालिटी जो है हम डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं, पर हम अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करेंगे। उस पर we are very passionate and we are going to stick to that. We are going to give you the standard. Right. इंशाल्लाह। अच्छा मैम, स्टाफ कितना है आपका इस वक्त और कैसे उनको आप लोगों ने ट्रेन किया? फ़िलहाल जो हमारी 60 और या 85 एम्बुलेंसेस थी, क्योंकि हम ठट्टा सजावल में भी ऑपरेट कर रहे थे, तो 750 के करीब थी लोग थे। हमारा अपना इंटरनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें हमारे जो सारे ट्रेनर्स हैं वो एक्रेडिटेड हैं फ्रॉम US और फ्रॉम आयरिश एक है यूनिवर्सिटी जो कि इमरजेंसी मेडिकल में डील करती है, उनसे एक्रेडिटेशन करा के फिर हम अपने लोगों को ट्रेन करते हैं। उनका कॉन्स्टेंटली टेस्ट होता रहता है। हमारी क्वालिटी का एक पूरा यूनिट है। अगर किसी की नॉलेज या एक्सपर्टीज़ जो है वो हमारे स्टैंडर्ड से कम हो, उसको वापस ट्रेनिंग में डालते हैं और उनको फिर से रीट्रेन करवाते हैं, ठीक है, शैडोइंग करवाते हैं। सो हमारे जो कमांड एंड कंट्रोल है, दैट्स द बैकबोन ऑफ द वर्क दैट वी डू। जब पहली कॉल आपकी हमारे कमांड एंड कंट्रोल में जाती है, वहाँ पे भी ट्रेंड लोग जो हैं वो मौजूद होते हैं जो कि उसी तरह की ट्रेनिंग से गुजरे हुए होते हैं। सो दे नो एग्जैक्टली हाउ टू डील विद इट। अनदर थिंग इज़ because of these ambulances, around 2,800 more people are going to be hired, inshallah, but from all over the districts. So life saving plus livelihood giving, ठीक है? तो उधर जो है उन लोगों की फैमिलीज और सब कुछ इंशाल्लाह they'll prosper. अच्छा मैम, हमने ये देखा कि कराची में तो ऑपरेट हो गई है, कल जिस वाक़े में हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त काम भी किया। सिंध के दीगर शहरों की अगर मैं बात करूँ, वहाँ ऑपरेट हो गई, अगर नहीं तो कब तक होगी? ठट्टा सजावल में तो हम ऑलरेडी कर रहे थे, हैदराबाद में भी कर रहे थे, हैदराबाद में हम एक्सपैंड करेंगे। सो इन द नेक्स्ट 2 months or so, जैसा कि मैं कहा, सबसे पहले लाड़काना में वी आर गोइंग टू ओपन इट अप इंशाल्लाह दिस मंथ इन जून, एंड देन हैदराबाद, बदीन, थरपारकर, दादू, टनू मोहम्मद खान, एंड देन वील गो फर्दर नॉर्थ। तो अगले 6 से 7 महीनों में, 8 महीनों में ऑल ओवर इंशाल्लाह। 2 छोटे मेरे को एक सवाल है। पहला तो ये कि हो सकता है थोड़ा सा ऑफ बीट हम जाएं, बट ये जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं ये, या फिर अगर सड़क पे होता है तो एम्बुलेंस से पहले जो वहाँ पे लोग होते हैं, दे आर द फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स। आपको नहीं लगता कि ये चीज़ हमारे करिकुलम में होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और आई थिंक ये भी रियलाइजेशन है। देखें, फर्स्ट रिस्पॉन्डर बहुत इंपॉर्टेंट है टू सेव अ लाइफ, अगर उसको पता हो कि उसको क्या करना है। तो एक ये प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान लाइफ सेविंग प्रोजेक्ट है, जो कि आज से कोई 2 साल पहले शुरू किया गया है, और उसका मकसद यही है, उसमें आगा खान और बहुत सारे और हेल्थ इंस्टीट्यूट्स जो हैं दे आर पार्टिसिपेटिंग इन इट, और वो स्कूल्स में जाके बच्चों को सिखा रहे हैं, लड़के और लड़कियों दोनों को, हाउ टू रिस्पॉन्ड। अगर CPR देना हो, अगर ब्लीडिंग रोकनी हो, किसको कॉल करना है फ़ौरन, किस टाइप की इमरजेंसी है, वो सारा चल रहा है। और thousands of kids have now been trained, and it's in Sindh and it's in Punjab. These 2 places I know that, क्योंकि हम भी उसका पार्ट हैं। तो ये 2 जगह पे तो हम कर रहे हैं। और मैम 9/11 पे जिसको सबसे ज़्यादा हीरो कहा जाता है, दे आर द फायर फाइटर्स एंड द एम्बुलेंस सर्विस, राइट। हमारे यहाँ ये ड्यू शेयर अभी तक इनको मिल पाया है? इतना नहीं मिल पाया बिकॉज उनके पास इक्विपमेंट नहीं होता था, उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन अभी आप ये वाली जो देख रहे हैं, जो कल की सिचुएशन है, उसमें फायर फाइटर्स भी मौजूद थे, एम्बुलेंसेस भी मौजूद थी, एंड वी वर्क टुगेदर। दैट्स इम्पॉर्टेंट। वी हैव टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन। दे हैव टू डू देयर थिंग एंड वी विल सेव लाइव्स एज मच एज वी कैन, राइट। जो होती हैं 2 चीज़ें विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो ये है कि 1122 को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कॉल करें। हमारे पास 8000 कॉल्स आ रही हैं दिन की। 8,000। अच्छा, उसमें ज़्यादा कंप्लेंट किस चीज़ की होती है? नहीं, तो सबसे पहले 95% डोंट हैव एनी कंप्लेंट एट ऑल। अच्छा, तो वो कॉल, सो दे जस्ट कॉलिंग। ओह, जो कि नहीं होना चाहिए। सो दैट वाज माय फर्स्ट रिक्वेस्ट, माय बिगेस्ट रिक्वेस्ट, बिकॉज फिर जो वो 5% जो एक्चुअल थी, उनकी कॉल जो है वो क्यू में चली जाती है। हम हर किसी को कॉल बैक करते हैं। अगर हमारी कॉल ड्रॉप हो जाती है किसी की, क्योंकि लोग बिजी हैं, वी विल कॉल देम बैक।
सो बिकॉज हो सकता है किसी की जेन्युइन इमरजेंसी हो, राइट, लेकिन पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिटीजंस इज 1122 सोच के डायल करें, इट्स फ्री, बट सोच के डायल करें। फ्री का मतलब ये नहीं कि आप लगातार कॉल करते जाएं। और दूसरा, एम्बुलेंस को रास्ता दें, ये हम सालों से कह रहे हैं, प्लीज़ एम्बुलेंस को। अच्छा, कुछ लोग तो एम्बुलेंस जब जा रही होती है वो उसको रास्ता मिलता है, उसके पीछे लग जाते हैं कि हमें भी मिल जाएगा, लेकिन these are two things that the public can do to help us, really, that would be amazing। सही, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी, और ये इकदाम जिसको माशाल्लाह से जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है, लेकिन प्लीज़ आवाम को भी अपनी थोड़ी सिविक सेंस इस्तेमाल करनी चाहिए और जिम्मेदारी का। वही वाली बात है ना कि हम सारे लोगों से सालों से ये कह रहे हैं कि प्लीज़ इस तरह ना करें, और कराची में भी एक सिचुएशन हुई, लाहौर में भी एक सिचुएशन बनी, उसका भी जिक्र करें, वहाँ भी आग लगी, और कोट लखपत टिम्बर मार्केट में जो आग लगी है अभी तक काबू नहीं पाया जा सका, और आग के बायस कई दुकानों में लकड़ी का सामान जल गया। रेस्क्यू की 13 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ अमल है। मजीद बात करेंगे वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अली रजा से। जी अली, बताएगा अभी क्या सिचुएशन है? आज बिल्कुल कोट लखपत पीको रोड का इलाका है, जहां पर आज सुबह लकड़ी की दुकानों में आग लगने का वाकया पेश आया है। तकरीबन यहां पर 13 से 14 दुकानें जहां पर आज सुबह आग लगी, और देखते ही देखते इस आग ने तमाम मार्केट को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से यहां पर लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश करें, चूँकि हवा बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से जैसे ही वो आग बुझाते हैं आग दोबारा से भड़क उठती है। यहाँ पर जो दुकानदार मालिकान है उनका कहना है कि हमने जैसे ही यहाँ पर आग की इतला रेस्क्यू को दी और रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर बर वक्त नहीं पहुँच सकी, जिसकी वजह से जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। जबकि रेस्क्यू टीमों का कहना है जैसे ही इतला मिली हमारी टीम यहाँ पर पहुँची और उन्होंने आग बुझाने के लिए यहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया है, और लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, और एक तरफ की रोड को भी बंद किया गया है ताकि दूसरी तरफ से लोगों को जाने की इजाज़त दी जा रही है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है रज़ा, बेहद शुक्रिया आपका। अभी ज़रा आगे वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हनीफ अब्बासी ने इस्तीफ़ा शहबाज शरीफ को भिजवा दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की दरख्वास्त पर हनीफ अब्बासी को काम से रोक रखा था। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, हनीफ अब्बासी को मामले खुसूसी बनाया गया तो उसी वक्त से वो तनकीद की जद में थे, और अब बताया गया कि उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने सौदे से इस्तीफा दे दिया है। न्यायालय ने उनकी तकर्री पर जो है वो एतराज़ात उठाए थे और ये कहा था कि जब तक अदालत हुक्म देती है उस वक्त तक काम से रोक दिया गया था, और उनका ये हनीफ अब्बासी का कहना है कि उन्होंने अपना इस्तीफा उनको भिजवा दिया है, और उनकी ख्वाहिश है कि किसी ओहदे के बगैर भी अवाम की खिदमत कर सकते हैं, और ये तमाम जो वज़ीर आज़म ने उनको ओहदा दिया था वो उन्होंने छोड़ दिया और सराफा तौर पर इस्तीफा जो है वज़ीर आज़म को भिजवा दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान। एक और अहम मसले को अब हम डिस्कस करते हैं। जी, नादरा से कौमी शनाख्ती कार्ड का आईनी हक हासिल करने की तरह वज़ारत दाखिला के एक और इदारे पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट हासिल करना भी आसान नहीं है। पासपोर्ट ऑफिस आने वाले लोगों को सबसे पहले तो किन किन मसाइल से गुजरना पड़ता है, ये रहमान अहमद की रिपोर्ट में जानते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ये सदर कराची में वाक़े शहर का सबसे बड़ा पासपोर्ट ऑफिस है, जहां पासपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा शहरी रुजू करते हैं। इसीलिए इस मरकज में हमेशा ही लंबी लंबी कतारें नजर आती हैं। पासपोर्ट ऑफिस पहुंचते ही शहरियों की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है जिनके पास अंदर लगने वाली लंबी लंबी लाइनों से बचने का एक तीर बहदफ नुस्खा मौजूद है, और इस नुस्खे की कीमत है सिर्फ 1500 रुपये। समाने सदर पासपोर्ट ऑफिस में एजेंट के तौर पर काम करने वाले एक से ज्यादा अफराद से बात की और सबका रेट यकसा पाया। वहाँ जो सरकारी फीस देनी है वो कितनी है? 5100। 5000। और आपको क्या देना की? और आपको अगर सर कंप्लीट वीआईपी में काम कराते हैं तो हम लोग लेते हैं 1500 रुपये पर पासपोर्ट। विदाउट लाइन सारा काम वीआईपी करा के। पहले मैंने रिश्तेदारों को बनवाया था तब तो 1000 रुपये था सर, तब 1000 रुपये था, लेकिन सर अब अंदर जाकर रख देख ली। आप एक पासपोर्ट कितने ले रहे हो? हम लेते हैं 1500 रुपये पर पासपोर्ट हाँ। पे, अटेस्टेशन वगैरह के साथ सब सारा काम होता है। हाँ, और बैंक चलान होता है
5100 का 5500 होते हैं, बैंक चलाने के चार्जेस के साथ जमा करा के देते हैं। 1500 रुपये पर अंदर के काम के लेते हैं। और जब ये एजेंट इतने एतमाद से डील कर रहे हैं तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि पासपोर्ट ऑफिस के अंदर बैठे लोगों से इनकी सेटिंग कितनी अच्छी होगी। तो ये पासपोर्ट वाले तुम्हें कुछ बोलते तो नहीं, परेशान तो नहीं करते? किस चीज़ के साथ? मतलब जैसे तुम लोग ये काम करते हो। क्यों नहीं होता सर? हाँ सब होता है। सेटिंग अंदर ही चल रही है। तो अंदर वालों क्या दे दो, तुम्हें क्या बचता है? हेलो। एजेंट्स और पासपोर्ट ऑफिस मुलाजमीन की मिली भगत की वजह से उन शहरियों के पास कुड़ने के सिवा कोई चारा नहीं रहता जो उसूल और कानून पसंद शहरी के तौर पर लाइनों में घंटों खड़े इंतजार करते हैं। मैं तो लाइन पे लगा, लाइन पे आया, लाइन पे चला गया, लेकिन लाइन से पहले भी बहुत से काम हो गए थे। कराची में इमिग्रेशन फर्म चलाने वाले रईस खान एडवोकेट का कहना है कि टेक्नोलॉजी की मौजूदगी में इन कतारों का मतलब इसके सिवा कुछ नहीं है कि अंदर बैठे लोग माल बनाते रहें। हर चीज़ ऑनलाइन है, बैंक में ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रही है ना, तो पासपोर्ट क्यों नहीं हो सकता? रुकावट ही क्यों है? जानबूझ के कि वो आए रिश्वत दें हमें। ऑनलाइन घर पे आना चाहिए पासपोर्ट। ये लोग 30 अरब रुपए कमा के दे रहे हैं और ये पासपोर्ट की जो फीस है उसकी निस्बत आप देखें, इसमें खर्चा कितना रहा है? 500 रुपये फीस, 5-6 हज़ार रुपये ली जा रही है, लोगों को चक्कर लगवाए जा रहे हैं। मगर शहरियों के लिए एजेंट से भी ज्यादा बड़ा मसला पासपोर्ट ऑफिस के औकात हैं। तमाम सरकारी दफातर की तरह पासपोर्ट ऑफिस भी खुलता तो 9 बजे ही है, मगर आवाम को सर्विस देना दोपहर 1 बजे ही बंद कर देता है। पासपोर्ट कलेक्शन टाइम है 2 बजे तक और मैं यहाँ 10-15 मिनट पहले पहुँचा हूँ, लेकिन ये नहीं जाने दे रहे अंदर। कह रहे हैं अब टाइम चेंज हो गया। अब तो फिर ये इस टाइम इनके ऑफिस नहीं लगाई ना। इन्होंने 1 बजे उठा के बंद कर दिया और इतना हार्ड एंड फास्ट रूल है कि 1 बजने में 1:01 भी हो गया तो इन्होंने जाने नहीं दिया। और बदतमीजी इस कदर। पासपोर्ट ऑफिस जो है इतने पूरे कराची को ये डील कर रहा है, क्या 2-3 घंटे में सारा कराची डील हो जाएगा? ये तो बड़ी हैरान कुन बात है। अगर ये ऑफिस टाइम ही सिर्फ 4 घंटे खुलेगा ऑफिस, तो कैसे काम होगा? 4 घंटे के अंदर क्या कुछ ये कर लेंगे? इस बारे में हमने डायरेक्टर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस सदर कराची सईद अब्बासी से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि 3 साल में उन्होंने 100 एजेंट्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए हैं और पासपोर्ट ऑफिस की हुदूद में किसी एजेंट को आने की इजाज़त नहीं है। लेकिन ये हकीकत भी अपनी जगह मौजूद है कि पासपोर्ट ऑफिस के अंदर से मिलने वाली मदद के बगैर कोई एजेंट काम नहीं कर सकता। कैमरामैन मोहम्मद कामरान और मोहसिन अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। तो ये एक ऐसा मसला है जिस पे काफ़ी बात हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, ट्रांजैक्शंस तक ऑनलाइन हो जाती हैं, तो फिर आखिर इशू क्या है कि ये पासपोर्ट ऑनलाइन काम क्यों नहीं हो सकता? उसकी वजह भी रेहान ने अपने पैकेज में बता दी है कि अगर इस तरह होना शुरू हो जाए तो ये जो बीच में जिसको हम कहते हैं अपने ज़बान में खांचेबाजियाँ, ये कैसे होंगी भाई? चले जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अफसरान बांटे नौकरियां अपनों को। खैबर पख्तूनख्वा में मुलाजमतों की बंदर बांट का इंकशाफ। किसी ने अपने बेटे को मुलाजमत दिलवाई तो किसी ने रिश्तेदारों को भर्ती करवाया। जाहिद गिशोरी की रिपोर्ट देखिए। मेरिट को पैरों तले रोंदा गया, रिश्तेदारों को नवाजा गया। पिछले दौरे हुकूमत में इलेक्शन कमीशन पेशावर में नौकरियों की लूट से लगी रही। सरकारी दस्तावेजात में होश उड़ा देने वाले इंकिशाफात। दस्तावेजात के मुताबिक 2019 और 20 में 51 मुलाजमीन भर्ती हुए। 18 ऐसे अफसरान थे जिन्होंने अपने खानदान के अफराद को मुलाजमतें दिलवाई। ग्रेड 1 से 16 की मुलाजमतों पर किसी ने बेटे को लगवाया तो किसी ने भतीजे को फिट करवाया। ये सब भर्तियां उस वक्त के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पीर मकबूल अहमद के दौर में की गयी। एडिशनल डीजी शमशाद खान और डिप्टी डायरेक्टर जहूर शाह ने बेटे को जॉब दिलवाई। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हामिदुल्लाह ने अपने भतीजे को भर्ती करवाया। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। और बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुल्क में शॉर्टफॉल 6700 मेगावाट तक पहुंच गया है। सिर्फ अगर लाहौर की मैं बात करूं तो लाहौर में 750 मेगावाट की कमी का सामना है। अब शहरी जो है वो मुसलसल लोड शेडिंग से तंग आ चुके हैं। नवीन अली ने इस पर रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। लाहौर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई।
मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,700 जबकि लेस्को का शॉर्टफॉल 750 मेगावाट है। आधा घंटा आती है लाइट और तकरीबन 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लाइट ही नहीं आ रही। शहरी कहते हैं कि न रात में सुकून न ही दिन में चैन, कारोबार भी गर्मी और लोड शेडिंग के दरमियान फंस गया है। कारोबार भी नहीं है, 2-2, 3-3 घंटे पहले बिजली जाती थी, अब तो 7-7 घंटे जा रही है। 24 घंटे में 13-14 घंटे लाइट नहीं होती है। गरीब बंदा क्या करे, मर के मर रहा है। पावर डिवीजन के मुताबिक तेल और गैस की कमी के बायस मुख्तलिफ पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं। दूसरी तरफ शहरी अपील कर रहे हैं कि हुकूमत अपने दीगर मामलात के साथ लोड शेडिंग को भी खत्म करने के लिए फिल फॉर इकदाम करे। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ नवीन अली, समा, लाहौर। लेकिन ज़्यादा गर्मी होती है तो ज़्यादा बिजली जाता है, लेकिन अब क्या करें इस पे तो लेकिन जब ज़्यादा गर्मी होती है, जब गर्मियों का मौसम आता है तो बहुत सारे फल आ जाते हैं और उन फलों में सबसे ज़्यादा फेवरेट फल जो मेरा वो होता है तरबूज। लाल है, इमाल है। लाहौर की फ्रूट मंडी में तरबूज बेचने वाले बैंड के चर्चे हैं। ऐसी सुरीली सदा लगाते हैं कि जिसे नहीं भी लेना होता ना वो भी आ जाता है जनाब, और अपनी जेब में से पैसे निकाल के वो लाल माल यानी वो लाल मीठा तरबूज लेने पे मजबूर हो जाता है। हरी गड्डी लाल है। चले जी, अनस अहमद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लाल है। लाहौर की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी में तरबूज के ट्रकों पर ये आवाजें दिन निकलने से पहले ही शुरू हो जाती हैं। सुबह सवेरे लगाई जाने वाली इन्हीं बोलियों के दरमियान एक ट्रक में एक तरबूज बैंड भी है जो अपने कारोबार के लिए एक इंतहाई मुनफरिद अंदाज अपनाता है। इस मुनफरिद अंदाज से मंडी में आए लोग मुतवज्जा होकर इनके ट्रक से तरबूज की खरीदारी के लिए पहुंच जाते हैं। शहजाद और तारिक दोनों पिछले 15 साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं और इसी निराले अंदाज से काम करते हैं। जिधर भी जाते हैं लाल है, लाल है, लाल है। जो आदमी घर से की, मल्ले से की, आगे की, पीछे की, जिधर गुजरते हैं बस यही बोलते हैं लाल है, लाल है, लाल है, दाना दाना, लाल है, दाना दाना, लाल है, ईमान, ईमान। 15 साल से ये हमारा तरबूज का काम है, ठीक है। ये वादा लगाते हैं, अपने आप को पाटते, मजदूरी करते, मेहनत करते हैं। इसी खास तरीका कारोबार की बदौलत दूसरों के मुकाबले में तारिक और शहजाद ट्रक में मौजूद लाल तरबूज कई घंटे पहले ही बेचकर घरों को चले जाते हैं। दुल्हन के जोड़े का रंग लाल हो ना हो, मेरी इस शर्ट का रंग लाल हो ना हो, मगर इन फल फरोशों का दावा है कि इनके तरबूज का रंग लाल ही होगा। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। शेर है, किसी को लाल नहीं मिला, हाँ। किसी को प्यार नहीं मिला, अच्छा। और किसी को यार नहीं मिला। देखें इस खूबसूरत और तारीखी, लेकिन देखें अगर यार नहीं मिला या अगर प्यार नहीं मिला तो भाई लाल भी नहीं मिला, तो लाल भी नहीं मिला, तो इसमें आप दीवारों का क्या कसूर है? उसको क्यों लाल कर रहे हैं? मकामात उनको क्यों आप लाल पीला नीला कर देते हैं? जिंदगियों की तलखियों से तारीखी दरो दीवार महफूज नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें लिखने को मिलती हैं और देखने को मिलती हैं कि आप हैरान रह जाते हैं और कभी कभी शर्मिंदगी होती है। अच्छा, ताकि रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। कोई डॉन, कहीं दिल जला, किसी का दिल टूटा, कोई जिंदगी से बेजार, जिसके दिल में जो आया उगल दिया, ना माहौल देखा ना मुकाम। दरियाए रावी की लहरों के दरमियान ये है कामरान की बारात दरी, जो अवाम के हाथों होने वाली सितम जरीफी का मुंह बोलता सबूत है। कौमी असासा खतरे से दो चार, महकमा आसार कदीमा के बनाए गए कवानीन भी किसी मजाक से कम नहीं। वो जो पुराने रूल बने हुए हैं उसके अंदर तो 500 रुपये है जुर्माना, आज तक कभी किसी इस चीज़ पे कभी गिरफ्तारी या वो जुर्माना नहीं हुआ। रूल्स में अमेंडमेंट करके शायद कॉस्ट बढ़ा देंगे या जुर्माने की शरह बढ़ जाएगी। एक्ट जरूर है लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली शायद जब तक गिरफ्तारी ना हो या सख्त काम ना हो तो ये रुकने वाला नहीं है। तारीखदान बताते हैं कि तारीखी इमारतों में हर जगह ग्रेफिटी नजर आती है, जिसकी रोकथाम के लिए सख्त कवानीन बनाने की जरूरत है। ये जो हमारा विरसा इसको हम दोबारा
से नहीं बना सकते या दोबारा से नहीं ला सकते, तो ये तबाही की तरफ ही मजीद जा रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि सख्त से सख्त इस पर पनिशमेंट्स रखे, फाइन लगाए, जिन लोगों के नंबर यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखे गए हैं उन नंबर्स को ट्रेस करें और उन लोगों को जुर्माना डालें। दिल का इजहार बुरी बात नहीं, लेकिन किस मुकाम पर करना है और किसके सामने करना है, इस बात का ख्याल तो हर शख्स को होना चाहिए। जिलाई इंतजामिया इन तारीखी दरो दीवार पर लिखने वालों को अभी तक पकड़ने में नाकाम है। कैमरामैन उमर अजीम के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। भी एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने विफाकी सेक्रेटरी दाखिला और दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए असद कैसर के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद। बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक कौमी असम्बली को गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया है। गुज़श्ता रोज असद कैसर की जानिब से मुकदमात की तफसीलात जानने के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पर आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया असद कैसर साहब को क्या हुआ, जिस पर उनके वकील की जानिब से ये बताया गया कि पीटीआई लॉन्ग मार्च के बाद उनके खिलाफ बहुत सी FIR दर्ज हुई हैं, मुतल्लिका फोरम पर पेश होकर अपने मुकदमात का सामना करना चाहते हैं, जिस पर वकील ने ये भी कहा कि हमारे खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं उनकी तफसीलात जो है वो हासिल करने के लिए हमने गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर जो है वो अदालत ने अब सेक्रेटरी दाखिला और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जो है वो असद कैसर के जो मुकदमात हैं उनकी तफसीलात तलब कर ली हैं और अदालत ने इस केस की समाअत जो है वो 20 जून तक मुलतवी की है। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और FIA से जो है वो दर्ज मुकदमात की तफसीलात जो है वो 20 जून तक जमा कराने के इक़दाम भी किए हैं। अदालत ने यह भी कहा है कि असद कैसर के खिलाफ जितने भी मुकदमात दर्ज हैं उनकी तफसीलात जो है वो 20 जून तक अदालत को जो है वो फराहम की जाए और अदालत ने इस मामले में जो असद कैसर की गिरफ्तारी से भी जो है वो रोक दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। चले अब हम आपको ले चलते हैं UAE। चले बिल्कुल, यहाँ बैठे बैठे हम यहाँ बैठे बैठे आपको ले चलते हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे 4 रोज़ा वर्ल्ड शेफ कांग्रेस एंड एक्सपो जो है जारी जो है उसका है आज आखिरी दिन और इस एक्सपो का मकसद है अपने ब्रांड को वसअत देना और जो हमारे पाकिस्तानी डिशेस हैं उनको दुनिया के आगे मुतारिफ कराना। तो ऐसे में हमारी एक बहुत अच्छी शेफ़ है, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, हमारे पास आती भी वो मौजूद हैं। जी, वो इस वक्त वहीं UAE में ही मौजूद हैं, शेफ़ मायदा। तो उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम मायदा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। तो बताइए क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आप भी ठीक होंगे। अच्छा, यहाँ पर वर्ल्ड शेफ कांग्रेस चल रहा है 2022। बेसिकली मैं बताती चलूँ थोड़ा सा कि ये है क्या एक्चुअली में। वर्ल्ड शेफ कांग्रेस जो है वो 1928 से होता आ रहा है और 38 डिफरेंट कंट्रीज में अब तक हो चुका है। और इस दफा अबू धाबी में है और इसमें मतलब मोर देन 100 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं और पाकिस्तान लास्ट 3 ईयर से इसका पार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड शेफ कांग्रेस का। तो इसमें ये बेसिकली बेस्ड होता है नेटवर्किंग और कंपटीशन, एजुकेशन एंड सस्टेनेबिलिटी पर। इसमें ये होता है कि जो कांग्रेस होती है उसमें डिफरेंट प्रेजेंटेशंस होती हैं और वर्ल्ड के बेस्ट शेफ, वन ऑफ द बेस्ट शेफ अपनी वर्कशॉप देते हैं ऑन द स्पॉट, मतलब आपको सर्टिफाई करते हैं। एक दिन में 7 to 8 शेफ्स की वर्कशॉप्स चल रही होती हैं एट अ टाइम, मल्टीपल एक्टिविटीज चल रही होती हैं। तो ये है, बहुत एक्सपीरियंस लर्न होता है। 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट से लोग यहाँ पर आते हैं, इनको इनवाइट किया जाता है और मतलब सब इंजॉय करते हैं। नेटवर्क एक क्रिएट होता है, प्रोफेशनल एंड पर्सनल एक्सपोजर बनता है और हमारा करियर एनहांस होता है। ठीक। अच्छा मायदा, सुनने में ये भी आ रहा है कि बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है जिस कंपटीशन का हिस्सा बन रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रा इस हवाले से भी बताएगा कि बच्चों की एज क्या है और क्या कुछ बच्चों ने बनाया। अच्छा, पाकिस्तान से काफ़ी सारे हम 30 लोग यहाँ से टीम मेंबर्स पाकिस्तान से आए हैं और सबने कंपटीशन में पार्ट लिया है। कुछ लोग कांग्रेस का पार्ट थे, जो ज़्यादा प्रोफेशनल्स थे वो कांग्रेस का पार्ट थे और जो स्टूडेंट्स थे वो कंपटीशन का पार्ट थे। तो एज जो है वो मोर देन 15 ईयर्स आप कर सकते हो और कोई एज लिमिट नहीं है। आप आगे तक वो कैटेगरीज डिफाइन हो जाती हैं कि कौन स्टूडेंट कैटेगरी में आएगा, कौन प्रोफेशनल कैटेगरी में आएगा, एज लिमिट के हिसाब से। और सब जितने भी कंट्रीज आते हैं उनके बीच में कंपटीशन होता है और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह
अभी तक 11 ब्रॉन्ज मेडल्स ले चुके हैं और 4 सिल्वर मेडल और 1 गोल्ड मेडल पाकिस्तान अभी तक विन कर चुका है। अच्छा मायदा, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, मुझे बताएं कि आपने अभी तक क्या बनाया है, क्या बना के खिलाया है पाकिस्तान की, कौन सी डिश बनाई है, क्या पसंद आई, और अगर पसंद आई तो क्या आगे से कमेंट्स मिले? अच्छा, मैं क्योंकि नेशनल कुलिनरी टीम ऑफ पाकिस्तान की मेंबर हूँ, ऑफिशियल मेंबर हूँ और ऑफिशियली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हूँ इंटरनेशनली, तो मैं कंपटीशन का पार्ट इस दफ़ा नहीं थी। हर दफ़ा होती हूँ डिफरेंट कंट्रीज में। इस दफ़ा मैं कांग्रेस का पार्ट थी, कांग्रेस अटेंड करनी थी। जो हमारी टीम्स आई हुई हैं उनको ट्रेन किया हुआ था, जो पाकिस्तान से आई हुई हैं उन्होंने कॉम्पीट किया है और हम लोग उनकी हेल्प कर रहे थे। अच्छा मायदा, तो ये इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म होता है, हम देखते हैं हमारे मुल्क में कि लोग ज़्यादातर जो है वो वाइट कॉलर जॉब्स की जाने जाते हैं, लेकिन ये जो फील्ड है ये इतनी ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है। मैं चाहूँगा देखने वालों को आप ये ज़रूर बताएं कि ये कितनी हाई यील्डिंग भी और कितनी मज़े की और ज़बरदस्त फील्ड है कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर में मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है ये। अब तो पहले तो बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी लोगों में कुलिनरी फील्ड को लेकर, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग इससे अवेयर हो रहे हैं और यहाँ पर आकर ना पता चलता है। यहाँ पे तो पाकिस्तान में इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, लेकिन थ्रू आउट द वर्ल्ड इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, शेफ फील्ड को, कुलिनरी फील्ड को। तो इसमें यह है कि आप आते हो और आपको खुद को ना अपडेट करना पड़ता है। जैसे सिर्फ पाकिस्तान में रह के आप खुद को अपडेट नहीं कर सकते हो, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब मेडिकल, इंजीनियरिंग वो सब भी ठीक है, लेकिन थोड़ी सी फील्ड को आपको डिफरेंट करने के लिए आपको कुलिनरी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसमें ना आपकी फील्ड ये बहुत वर्सेटाइल है। आप बहुत मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो एक ही फील्ड में रहकर, जो आपका जब दिल चाह रहा है आप वो कर सकते हो। अच्छा मायदा, मुझे ये बताएं कि ये जो एक्सपो है इसका जॉब क्रिएशन में कितना किरदार है? यकीनन जो लोग यहाँ पर मौजूद है वो अपनी एक्सपर्टीज़ तो दिखा रहे हैं, बट फ्यूचर में उनके लिए ये एक्सपो कितना कारआमद साबित होगा प्रोफेशनली अपने रेस्टोरेंट्स खोलने में, या कुछ भी अपनी एक्सपर्टीज़ सामने पेश करने में, या किसी भी रेस्टोरेंट्स के में अच्छा एक एज अ शेफ़ अगर आपको जॉब मिल जाती तो इस लिहाज से? अच्छा, जैसे कि मैंने बताया अभी कि इधर मोर देन 100 कंट्रीज के शेफ्स आए हुए होते हैं, और जो सिर्फ कांग्रेस होती है उसमें मोर देन 4000 शेफ्स इनवाइटेड होते हैं, ठीक है। और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि 100+ कंट्रीज के होते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिकली एक्सपो और वर्ल्ड शेफ्स कांग्रेस होती ही इसलिए ताकि आपका प्रोफेशनल करियर स्ट्रांग हो। यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज के लोग होते हैं, आपका उनसे नेटवर्क बिल्ड होता है, कोलैबोरेशंस होती हैं। तो इसमें ये होता है कि आप बहुत इजीली, आपका काम अगर अच्छा है, आप यहाँ पर कॉम्पीट कर रहे हो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपकी नेटवर्किंग के थ्रू आपकी जॉब बहुत इजीली हो जाती है। लेकिन शर्त यह है कि आप में स्किल होनी चाहिए फिर, क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री है वो बहुत टफ है। आपको काम करने के लिए थ्रू आउट 8 से 12 घंटे देने पड़ते हैं, तो इसलिए ईजी नहीं है, लेकिन मुश्किल भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल मायदा, क्योंकि ये जो सारा कुलिनरी इंडस्ट्री है, इट ऑल एंड्स ऑन योर टेस्ट बड्स, ठीक है जी। तो अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएं कि जिस वक्त ये जितने भी इंटरनेशनल लोग वहाँ पे आते हैं और जब वो पाकिस्तानी क्यूजीन को चखते हैं, कैसा फीडबैक देते हैं वो? नहीं, उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे जो फ्लेवर्स होते हैं हम डायरेक्ट पाकिस्तानी कुजीन को इस तरीके से सर्व नहीं कर सकते। अगर वीडियोस चल रही हुई या देखा हो आपने, हमें उसको डिकंस्ट्रक्ट करके सर्व करना पड़ता है, क्योंकि जो जजेस होते हैं उनको टेस्ट बर्ड्स हमारे वाले टेस्ट बर्ड्स नहीं होते, बहुत माइल्ड वो खाने वाले लोग होते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप जितना अपने कुजीन को प्रेजेंट करो और उनके टेस्ट बर्ड्स के अकॉर्डिंग, ताकि आपकी जजमेंट भी स्ट्रांग रहे और आप अपने कुजीन को भी प्रेजेंट कर रहे हो, तो जजेस को बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत एंजॉय करते हैं। तो ये है। ठीक है मायदा, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। और भाई पाकिस्तानी खाना है, ऐसा कैसे हो सकता है? चलें जी ज़रा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 2 अफराद की रजामंदी से 2 ख़ानदानों को जोड़ने वाला रिश्ता, शादी, जब बदकिस्मती से तलाक की शक्ल इख्तियार करता है तो इसके असरात बच्चों पर क्या पड़ते हैं? पहले उमर याकूब की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर हम बात करेंगे। तलाक नापसंदीदा तरीन अमल और औलाद के लिए मोहलिक तरीन। लाहौर फैमिली कोर्ट में अना और जिद के हाथों मजबूर मियाँ बीवी आज जब अलैदगी के लिए पर तोल रहे हैं, तो वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए क्या सोच रहे हैं? आइए उनसे पूछते हैं।
बच्चों की परवरिश हम खुद कर रहे हैं, मैं खुद कर रहा हूँ। मेरी मदर हैं, फादर हैं, दादा दादी और मेरे 2 भाई हैं, उनकी चची हैं। ये हम लोग एक छोटी सी फैमिली है, हम लोग खुद कर रहे हैं। माँ बाप की एक जो मजबूती होती है, बच्चे के साथ मजबूत रिश्ता होता है, वो किसी मामू किसी चाचू का नहीं हो सकता, ना किसी नानी ना किसी दादी का होगा। अगर माँ बाप साथ हों तो बच्चों की अच्छी तरबियत हो सकती है। अगर माँ बाप साथ नहीं है तो बच्चों की तबीयत कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। मैं तो बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी मिसेज इसलिए पछता रही है कि बच्चों का अब कोई वाली वारिस नहीं है और बच्चों पे ये असर पड़ रहा है कि उनकी तरबियत नहीं हो रही। बचपन में पप्पू, टीपू, गुड्डू कहलवाने वाले ये मासूम, इन पर वालिदैन की अलैदगी से क्या क़यामतें टूटती हैं और इनकी ज़िंदगी कैसे तारीक राहों पर चल निकलती है, आइए आपको दिखाते हैं। हथकड़ियों में जकड़े ये कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल चुराते हैं और अब तक अपनी उम्र से दुगनी से भी ज्यादा वारदातें कर चुके हैं। कभी इनकी आंखों में भी बड़े बड़े ख्वाब थे, लेकिन फिर सब चकनाचूर हो गया कि माँ बाप अलहदा हुए। दोनों ने दूसरी शादियां कर ली। 2 बाप ने बूढ़ी शादी वखरी कर लिया, किसी नशे ते लग कर पाउडर पीने लग पे, चोरियां दे करन लग पे। अब्दुल्ला की वालदा के इंतकाल के बाद वालिद बच्चों को दादा दादी के पास छोड़कर चला गया और उसने जिंदगी की मुश्किलात को कम करने के लिए जराइम का रास्ता अपनाया। हमारे पास सौदे के लिए पैसे नहीं थे तो इसीलिए मैंने चोरी कर ली थी। फिर कहानी वक्त के साथ तल्ख से तल्ख तरीन होती गई। एक बच्चे का जो वालिद है वो किसी और औरत को लेके भाग गया हुआ है, उसकी जो वालदा है वो किसी और शख्स के साथ फरार हो गई है, तो जिसकी वजह से ये बच्चा बिल्कुल बेसहारा रह गया। इसने फिर अपने बाकी बहन भाइयों को रोज़ी रोटी देने के लिए इसने मोटरसाइकिल चोरी का धंधा शुरू कर दिया। 25 मोटरसाइकिलें इसने चोरी की हैं जो कि अब हम रिकवर कर रहे हैं। और जो दूसरा लड़का है उसमें भी इसी तरह ब्रोकन फैमिली है, बाप मर गया और पीछे से कोई सहारा नहीं था, तो ये मोटरसाइकिल चोरियों में लग गए। रियासत को अपना किरदार अदा करना होगा। इसके साथ साथ अलैदगी की दहलीज पर खड़े माँ बाप अपने लिए ना सही अपने बच्चों के ख्वाबों की खातिर अगर अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर दें तो अब्दुल्ला और खालिद के हाथ में भी तालीम और हुनर होगा। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ उमर याकूब, समा, लाहौर। इस पर हम बात करते हैं माहिर कानून अहमद पंसोटा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आप हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे बताइएगा कि वालिदैन की नाचाकी और नाचाकी के बाद बच्चों का ये इस गलत ट्रैक पे निकल जाना, कितने केसेस आ रहे हैं इसके आजकल? बिल्कुल जी, मैं पहले तो इस बात का आगाज यहाँ से शुरू करूंगा कि जो है ये सबसे इसको रिलीजन में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉन्टेक्स्ट में इसको कहा गया है कि उनकी तरफ उनकी हदीस है कि ये सबसे अनडिजायरेबल एक्ट है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ हलाल एक्ट इसको कहा गया है। लेकिन साथ साथ ऑफ कोर्स इसकी इजाज़त है। डिवोर्स से ये सारी की सारी चीज़ें एमिनेट करती हैं। उसके बाद हमारे फैमिली स्ट्रक्चर्स और जिस तरह पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम्स आते हैं, जो चीज़ समझने वाली है यहाँ पर ये है कि इशू डिवोर्स में नहीं है, इशू इन प्रोसीडिंग्स में नहीं है, इशू उसके बाद वाले मामलात में है जो स्टेट ने इंश्योर करने हैं कि बच्चों का प्रॉपर ख्याल हो, कफालत हो, बच्चों को सही तरह दे शुड बी टेकन केयर ऑफ। लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें जब नहीं होती तो उनका नुकसान ये होता है कि पाकिस्तान में इस किस्म के जो केसेस हैं दे आर ऑन द राइज। और इन किस्म के केसेस में ये तो सिर्फ एक रिपोर्ट है जो कि बड़ी क्लियरली अयान करती है पाकिस्तान की सिचुएशन, लेकिन ये तकरीबन अक्रॉस द बोर्ड जहाँ पर एक ब्रोकन फैमिली में या किसी ऐसी फैमिली में बच्चों के साथ जो सलूक किया जाता है या उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती, अटेंशन नहीं दी जाती, उसका रिजल्ट जो है वो इवेंचुअली यही होता है जो हम देखते हैं। ठीक, अच्छा अहमद साहब, हम देखते हैं कि डिवोर्स हो गई, ठीक है, जो बच्चे उनका तो मुस्तकबिल तबाह हो गया, माँ ने अलग शादी कर ली, बाप ने अलग शादी कर ली, बच्चों को किसकी सरपरस्ती में फिर दिया जाता है? दादा दादी की, नाना नानी की, मामू की, चाचू की? हमारा कोर्ट इस हवाले से क्या डिसाइड करता है कि बच्चे किसकी सरपरस्ती में जाएंगे, या फिर कोई इदारा ऐसा जो कि इन बच्चों को अपने पास रखे, चाइल्ड प्रोटेक्शन वगैरह के, इन बच्चों को डिट्रैक होने से बचा सके? देखिए जी, सबसे पहले तो वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स ऑर्डिनेंस है जिसके मुताबिक जो चीज़ कही जाती है वो ये है कि पहला राइट ऑफ कोर्स
वो देखा जाएगा कि क्योंकि इस पर कोई सेट प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं है, हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं और वैसे है कि पहला राइट अगर बाप से बच्चा लेके देना है, बच्ची अगर यंग है, बच्ची अगर छोटी है, तो उस केस में तो ऑफ कोर्स उसका फर्स्ट राइट इज हर मदर। अगर मदर के साथ वो फॉर सम रीजन नहीं रह सकती, फिर बाप का है। बाप के साथ नहीं रह सकती तो फिर हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स बनते हैं उनका है। लेकिन वो डिपेंड करेगा ऑन नेचर एंड सर्कमस्टांसेस। मसलन आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर लेट से बच्ची है, वो बाप के साथ रहना चाहती है और माँ ने दूसरी शादी कर ली और बच्ची की उम्र ऐसी है जो कि 12-13 साल है, फिर कोर्ट्स ये फैक्टर्स देखेगी तो क्या उसको अपने जो वालदा के जो नया हस्बैंड है उसके साथ रहने का उसका सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस बनते हैं या नहीं बनते। उसके साथ साथ इस चीज का भी देखा जाएगा कि माँ या बाप जो है जिसके पास भी जाना चाहता है वो कफालत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अल्टीमेट चीज है वेलफेयर ऑफ द माइनर, जो कि कोर्ट्स ने फ्रॉम टाइम टू टाइम होल्ड किया है। और इन सब चीजों में अगर माँ बाप फिट नहीं होते तो जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जिसका आपने जिक्र किया है पंजाब की, उसमें हमारी सारा अहमद है उसकी चेयरपर्सन, वहां पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बट वो बाय एंड लार्ज वो हैं जिनको अबैंडन कर दिया गया है, लावारिस बच्चे हैं या यतीम बच्चे हैं जिनको वहां पर अबैंडन कर दिया गया है और वो वहां पर ऑफ कोर्स बड़ी ही इज्जत से और बड़े ही प्रॉपर तरीके से उनको रखा गया वहां पर। ठीक। अच्छा अहमद साहब, लीगली इनका क्या डिसीजन आता है ऐसे केसेस में, क्योंकि कोर्ट के सामने भी जब ये बच्चे पेश होते होंगे, क्या इन पे जुरिस्डिक्शन आती है, क्या फैसला आता है इनका? सर यहाँ पर मैं एक बात जरूर करूंगा क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी तो डोमेन मेनली लीगल है, लेकिन साथ साथ एक लॉयर जो है वो ऑलमोस्ट एक थेरेपिस्ट बन जाता है अपने वक्त के साथ साथ काम करके। फैमिली लॉ वाज वन एरिया जिसका मुझे आइडिया नहीं था कि मैं प्रैक्टिस करूंगा, बट इवेंचुअली आई एंडेड अप डूइंग अबाउट 100+ केसेस। उसमें जो एक चीज हमने देखी है वो ये है कि जो बच्चों की कस्टडी के मैटर्स हैं वो इतने ज्यादा कंटेस्टेड मैटर्स होते हैं और उसमें जिस किस्म के रवैये माँ बाप के होते हैं वो इतने गैर संजीदा रवैये होते हैं, या इट इज इट्स अ वेरी कंटेस्टेड मैटर। उसमें जब हम देखते हैं कि बच्चे जो है हम सबसे ज्यादा सफर करते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम होता ये है, कानून की पोजीशन ये है कि फादर इज द नेचुरल गार्डियन, नेचुरल फिजिकल गार्डियन। लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, लेट्स से अगर बच्ची यंग है जिस तरह मैंने पहले बताया तो उसको माँ के साथ रखा जाएगा। बच्चे बहुत छोटे हैं, 8 साल 7 साल से नीचे हैं, उनको माँ के साथ रखा जाएगा। बच्ची की एज तकरीबन 13 साल तक नहीं है, 18 तक, तो उसको वो कंसेंट नहीं दिया जाता कि वो पूछे किसके साथ रहना, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उसको माँ के साथ रखा जाता है। बेटे के केस में 13 साल की एज तक उसको पूछा जाता है या प्यूबर्टी जब वो अटेन कर लेता है। इसका कोई सेट प्रिंसिपल नहीं है। अल्टीमेट जो कोर्ट से होल्ड किया वो यही है कि जी वेलफेयर ऑफ माइंड। सॉरी टू कट यू, लेकिन मैं इसमें ये भी ऐड करना चाह रहा था कि मेरा एक्चुअल सवाल, ये जो बच्चे ऑब्वियसली जुवेनाइल कोर्ट की तरफ ही जाते हैं, लेकिन जो चोरी करते पकड़े जाते हैं और जब आप लोगों को या कोर्ट को पता चलता है कि इसके पीछे स्टोरी ये है कि यार ये कंपल्सिव नहीं है, ये ब्रोकन फैमिली से, तो उस पर फिर क्या मामलात बनते हैं? देखिए सर, वो फैक्टर्स कंसिडर किए जा सकते हैं जब उस बच्चे को जो भी जुवेनाइल कोर्ट्स के अंदर इवेंचुअली सजा मिलनी है, लेट्स से उसको रेफॉर्मेशन की तरफ भेजना है या जिस तरह भी भेजना है, लेकिन इवेंचुअली जो ऑफेंस है उसको तो उसके सर्कमस्टांसेस या उसकी मैले वकूफ के ऊपर ही देखा जाएगा। बट ये सर्कमस्टांसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मैं समझता हूं कि हमारी अदालतों को बहुत सेंसिटिव होना चाहिए इनकी तरफ, और अदालतें सेंसिटिव हैं भी। जो जुवेनाइल कोर्ट्स बनाई गई हैं और जो इवन सीनियर कोर्ट्स में, यानी कि हमारे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जब केसेस जाते हैं तो कोर्ट्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव और इन फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है कि कोई पर्पस बच्चे को जेल में रखना नहीं है। पर्पस जो है वो बाय एंड लार्ज ये है कि बच्चे की रेफॉर्मेशन हो और बच्चा वापस सिस्टम के अंदर दोबारा जिसे कहते हैं प्रॉपर्ली इंटीग्रेट कर सके। सही। सर, हमने अक्सर देखा है कि अगर बच्चों को सही तरीके से नहीं रखा जा रहा या उनको सही तरीके से उनकी केयर नहीं हो रही तो वो डी ट्रैक इस तरह से होते हैं कि अब्यूसिव हो जाते हैं या फिर उनकी पर्सनालिटी में ऐसा चेंज हम देखते हैं जो कि हमारे मुआशरे में एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका जी सबसे बड़ा जो रीजन है ये थोड़ा सा इट इज स्लाइटली सोशल एस्पेक्ट है कि जब उस बच्चे को माँ बाप की जो ट्रेनिंग है जो अर्ली इयर्स में, इनिशियल इयर्स में नहीं मिलेगी तो ऑफ कोर्स ही इज बाउंड टू गो एस्ट्रे। इस तरह की सिचुएशन में जहां पर अभी आपकी रिपोर्ट में भी आपके रिपोर्टर साहब जो उसको रिपोर्ट कर रहे थे उन्होंने बात की थी कि स्टेट का रोल है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में देखें
तो ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को जिनको डिसएसोसिएट कर दिया जाता है फ्रॉम द सिस्टम, देन द स्टेट राइजेस टू दैट लेवल और वो आके उनको वो सारी की सारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो बच्चे गली और मोहल्लों की जीनत बन जाते हैं। उनकी परवरिश, उनकी पैदाइश से लेके हर चीज़ जो है वो एक आप समझ लें गली मोहल्ले लेवल पर होती है। कोई आदमी ये क्लेम करने के लिए तैयार नहीं होता इनका बाप कौन है, इनकी माँ कौन है, तो फिर इवेंचुअली ऑफ कोर्स वो जो हम पुरानी मूवीज में देखते होते हैं सिचुएशंस वो फिर अराइज होती हैं। उस बच्चे की ट्रेनिंग ऐसी हुई है, उस बच्चे के सिस्टम्स ऐसे के अंदर वो उसका सारे का सारा जिसे कहते हैं यंग एडल्ट चाइल्डहुड गुजरा है, तो फिर ऑफ कोर्स वो सिचुएशंस होंगी। ये तो है सोशल रवैये जिसमें हमारी स्टेट का इंटरवीन करना बहुत जरूरी है और चाइल्ड प्रोटेक्शन पर लॉज बहुत बनाए गए हैं। मुझे मौका भी मिला इस पर लिखने का और ये चाइल्ड प्रोटेक्शन पर लॉज बन भी रहे हैं। अभी KPK ने बहुत खूबसूरत 5-6 लॉज इस पर पास किए हैं, लेकिन वी नीड मोर लेजिस्लेशंस एंड रिस्पांसिबिलिटी फ्रॉम द स्टेट। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा माँ बाप का जो रवैया है वो भी हमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें देखना चाहिए कि उनका रवैया क्या है। बेहद शुक्रिया सर, आप हमारी गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस में दौरान सफ़र खातून से मुबैना ज़्यादती के वाक़े का नोटिस ले लिया है। इस्लाहात कमेटी के सरबराह सलमान सूफ़ी की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया। उस्मान, ये कमेटी किस तरह से काम करेगी और अभी तक क्या कुछ सामने आ गया केस में? देखिए, वज़ीर आज़म की जानिब से ड्यूटी लगाई गई थी सलमान सूफी की, जिनकी जानिब से ये तजावीज़ जो है वो सामने लाई गई है। ये तजावीज़ में ये कहा गया है कि कमेटी की रेलवे स्टेशनों पर लेडी पुलिस फोर्स तैनात करने की तजवीज़ दी गई है। 1 लेडी सब इंस्पेक्टर और 2 लेडी कांस्टेबल की टीमें तैनात की जाए। ख़वातीन मुसाफिरों के लिए सफ़र सहेली के नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च की जाए। ये भी तजवीज़ कमेटी के सामने आई है। टिकट्स पर ऐप डाउनलोड करने की हिदायत और इमरजेंसी नंबर जो है प्रिंट किया जाए। रेलवे ट्रेनों में इमरजेंसी SOS बटन नस्ब किए जाए। रेलवे स्टेशन पर वीडियो सर्विलेंस और चेहरे शिनाख्त करने के सिस्टम लगाए जाए। ये तमाम तजवीज़ जो है वो कमेटी की जानिब से दी गई हैं और ये वज़ीर आज़म को भिजवाई गई हैं ताकि वज़ीर आज़म की हिदायत पर भी जो है उस तब्दीली लाई जानी है। तो इन्हीं तजवीज़ को सामने रखते हुए जो है वो तब्दीली की जाएगी। ठीक है, बेहद शुक्रिया उस्मान आपका। वकला का चौकीदार पर तशद्दुद और जजेस के दरवाजे बंद करने के खिलाफ कराची में सिटी कोर्ट के अमले ने अदालती कार्रवाई का बाइकॉट कर दिया है। अदालती अमले ने एहतजाज करते हुए MA जिन्ना रोड ब्लॉक कर दी है और अदालती जजेस, अदालती अमला और शायलीन का सिटी कोर्ट में दाखिला बंद हो गया है। ऐसे में अदालती अमले ने MA जिन्ना रोड किया है बंद और वकला के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है और कराची बार ने जजेस के रवैये के खिलाफ हड़ताल का ऐलान भी किया है। तो सिटी कोर्ट के अमले ने अदालती कार्रवाई का किया है बाइकॉट और जजेस, अदालती अमला और शायलीन ने सिटी कोर्ट का जो दाखिला है इनका वो बंद हो गया है। अदालती अमले ने MA जिन्ना रोड बंद कर दी है। आगे बढ़ते हैं जनाब। सब देखने वालों से सवाल है कि क्या आप बेहतर महसूस करना चाहते हैं, ज़्यादा तवानाई हासिल करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में सालों का इजाफा करना चाहते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि अपनी ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत और परफेक्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक काम करना है। फैसल, क्या है वो काम? एक्सरसाइज। जी, एक्सरसाइज। ऐसे फैसल ने कहा एक्सरसाइज। ये वाकई बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन यकीन करें कि अगर आप इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत हद तक चेंज हो जाएगी। आप एक्सरसाइज अपने घर पर भी कर सकते हैं। इसके लिए हम डिफरेंट टिप्स देखते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस होती हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये एक्सरसाइज करनी कब चाहिए और इसका सही वक्त क्या है। आया कि सुबह के वक्त, रात को सोते वक्त या शाम में, ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इसी पर बात करने के लिए फिटनेस ट्रेनर महविश शकील ने हमें ज्वाइन किया। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम महविश, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू गाइस? हाउ आर यू गाइस? अच्छा महविश, जो लोग देख रहे हैं और इंक्लूडिंग मी, मुझे ये लगता है कि किसी भी टाइम पे आप एक्सरसाइज कर लें, अगर फारिग वक्त मिल रहा है, शाम है, रात है, सुबह, 5 मिनट की, 4 मिनट की एक्सरसाइज आप कर लें। आप तो माशाल्लाह से ट्रेनर हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, तो मेरे जो ये सवाल का जवाब बड़ा आसान क्या होगा कि किस टाइम पे एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा मुफीद होती है? मुफीद की भी बात नहीं है, सबसे ज़्यादा जब भी मुफीद होगे जब आपको अच्छा लगेगा करने में। सही है, जो भी आपको वक्त मिलता है उस पर आप
कर लिया करें, रादर दैन कि जो है ना आप नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी, आपने जो है बिल्कुल ही रोक दिया कि अब ये टाइम गुजर गया, अब सुबह का टाइम गुजर गया, मैं ज़्यादा सो गया हूँ तो अब मैं नहीं कर सकता, जो है ना, यानी किसी भी टाइम पे कर सकते, किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, जो भी टाइम आपको सूट करे। जैसे मुझे अमूमन दोपहर का टाइम सूट करता है, कुछ लोगों को सुबह का टाइम सूट करता है, तो आप सुबह को कर लो, एक्सरसाइज वर्जिश अपनी कर लेते हैं तो आपका पूरा दिन एनर्जेटिक और अच्छा गुजरता है। तो ये है कि जो भी आपको अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, ना करने से बेहतर है करें। इट्स मोर ऑफ अ माइंड गेम, जहाँ पे, और बहानेबाजी, बेसिकली माइंड गेम नहीं बहानेबाजी कि जहाँ पे यार ये टाइम निकल गया, अब मैं क्या ही कर लूँगा। हाँ, अब छोड़ो, जो है ना, आप क्या करेंगे जिम जाके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा आप डेली 5 मिनट ही कर लें, 3 मिनट ही कर लें, लाइक आप करें ज़रूर, चाहे कम से कम वक्त में करें। तो आप मुझे ये बताएं कि कितने मिनट्स की ये वर्जिश होनी चाहिए, कितने मिनट की एक्सरसाइज आप अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। लाइक कहते हैं ना डॉक्टर्स कि आप अगर 30 मिनट्स वॉक नहीं कर सकते तो आप 10 मिनट कर लें, आप 5 मिनट करें, लेकिन ज़रूर करें वॉक। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एटलीस्ट आप स्टार्ट करें। देखिए हमारी फील्ड में बोलते हैं मूवमेंट इज़ मेडिसिन। अगर आप चलोगे फिरोगे, आप मूवमेंट करोगे, आप हिलोगे जुलोगे, तो वो खुद में ही एक मेडिसिन है, आप अपना खुद का इलाज कर रहे होते हो। कुछ कभी कभार हमारे फील्ड में भी कभी इंजरी हो जाती है तो कुछ लोग बोलते हैं बैठ जाओ, छोड़ो, नहीं करो। उससे क्या होता है, आप और वीक हो जाते हो। जब आप अपने मसल्स यूज़ नहीं करते तो जो है वो एट्रोफी हो जाती है, एंड वो नहीं करते, क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, रिकवर प्रॉपर नहीं होता। राइट, ठीक है। अच्छा, तो हम जैसे कि मैं कह रही थी कि 5 नहीं तो 3 मिनट कर लें, जितने भी मिनट करें। और अगर आप जिम नहीं जाते तो घर में, तो एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो हम आप डेमोन्स्ट्रेशन करवाएंगे कि जी पूछेंगे कि घर में कौन सी कर सकते हैं, विद इन अ रूम हम क्या क्या कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। तो जो लोग नहीं कर पाते एक्सरसाइज और उनके पास मुख्तलिफ बहाने होते हैं, वो बहानेबाजी से निकल आए। हम अब आते हैं एक्सरसाइज। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि फैसल बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। नहीं लिटरली फैसल इस मामले में बहुत ज़्यादा ना कहेंगे पाबंद थे, अब नहीं है, इसलिए हमने महविश को स्टूडियो में बुला लिया कि जो लोग पाबंद नहीं थे ना, वो पाबंद होना शुरू हो गए। और जैसे मैंने कहा कि इट्स मोर ऑफ अ मेंटल ब्लॉकेज। तो हम आ रहे हैं जी महविश बेयर मिनिमम पे। वो लोग के जो कहते हैं कि हाय हमारे पास तो जिम जाने के पैसे नहीं है, हमारे पास तो वेट खरीदने तक के पैसे नहीं है, तो वो अपने रूम में बॉडी वेट्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं? बॉडी वेट के साथ आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अपना खुद का बॉडी वेट उठाना, उसमें ही जो है एक जो है ना आपका बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। फॉर एग्जांपल अगर 2 kg का डंबल है, 4 kg का डंबल है, इट्स फाइन, बट आपका खुद का बॉडी वेट जो है इट्स रियली लाइक ज़्यादा होता है। तो इस वजह से जो है उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कुछ एक्सरसाइजेस के फॉर्म्स ही बताऊंगी आपको, कुछ एक्सरसाइजेस जो आप घर में कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, मर्द हजरात, ख़वातीन कर सकते हैं, ठीक है। बट फॉर्म होना, सही होना बहुत ज़रूरी है, वरना इंजरीज हो जाती है। तो ये वो सही नहीं रहता। ओके, सबसे पहली जो एक्सरसाइज होती है हमारी पुशअप्स करना अमूमन जो है ख़वातीन को भी बहुत जो है, हाँ, सबकी जान जाती है, सबको जो है बहुत मुश्किल लगती है ये एक्सरसाइज, और कभी कभार करते करते फॉर्म भी गलत हो जाती है। सो सबसे पहले तो मैं नीज़ पे करके दिखाऊंगी, जो हमारा जो बिगिनर लेवल होता है, ठीक है। उसके लिए हमेशा याद रखें कि आपके जो रिस्ट होगी वो हमेशा आपके शोल्डर के नीचे होगी, ठीक है। इस तरीके से हमेशा, कुछ ऐसे कर लेते हैं कोच, कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग अपने नीज़ को पीछे लाएंगे, ये अभी नीज़ के पुशअप्स हैं, ठीक है। अपनी और हिप्स को डिप करना है, आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू गो डाउन, आप नीचे जाओगे, टच करोगे अपना चेस्ट और फिर ऊपर, ठीक है। एक और बात, कुछ लोग अपने एल्बोस को बिल्कुल बाहर ले आते हैं, इससे शोल्डर की इंजरी हो सकती है। तो इस वजह से आप जो है 45 डिग्री मतलब अपनी बॉडी की तरफ अपनी एल्बोस को रखोगे, ठीक है। सो 1, यानी वही बात है कि आप कोई भी एक्सरसाइज करें, एटलीस्ट आपको उस लिहाज से करनी चाहिए कि आपको इंजरी ना हो। ये बड़ा इम्पोर्टेंट, ये बड़ा ज़रूरी है। हाँ। जो लोग जिनको होता है ना कि जी वो किस तरह पुशअप करें, उनके लिए सीधा है कि आपका जो शोल्डर है
ये आपका साइड वे नहीं जाए, पीछे की तरफ जाए। एंगल बिल्कुल सीधा होना चाहिए इसका। यस, अगर इस तरीके से फ्लेयर आउट करेगा, बाहर की तरफ होगा, सारा लोड शोल्डर पे आएगा, तो इससे शोल्डर की इंजरी हो सकती है। बाकी फुल पुशअप्स होते हैं, उसके लिए बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और जान जाती है। ओके, सही है। तो हम लोग रिस्ट हमारे शोल्डर के नीचे होगी, ठीक है, नॉर्मल डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। इसमें भी लोग गलती ये करते हैं कि एल्बोस को फ्लेयर आउट कर लेते हैं, ये नहीं करना, बॉडी के करीब रखना है, एंड डाउन एंड यानी ये जो है ये दो बड़े मुश्किल, लेकिन अगर आप करेंगे तो बड़ा आसान आपके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास जो है थोड़ी सी ऐसी चीज़ है जिससे लोगों की वैसे ही जान जाती है, एंड दैट इज, इसको हम बर्पीज इसको हम बर्पीज बोलते हैं। बर्पी सही तरीके से करने को अगर आप सही तरीके से करें तो बहुत अच्छे से आप जो है उसको टारगेट कर सकते हैं अपने फैट को, लेकिन अगर सही से नहीं किया तो वो फिर इंजरी भी हो सकती है। ओके, तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहले एक बर्पी में 3 जंप्स होती हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, हाथ नीचे रखेंगे, ठीक है, जंप करेंगे नीचे, ठीक, ये हमारी प्लैंक पोजीशन है, ठीक है। प्लैंक पोजीशन से हम आगे जंप करेंगे स्क्वाट पोजीशन में, एंड देन अगेन एंड अगेन। सो आपको समझ में आया? तीन जंप्स हैं। एक है हमारी जंप बैक, ओके, फिर जंप फॉरवर्ड और जंप अप, एंड दैट्स द फैट डिस्ट्रॉयर बेसिकली। ये बर्पी जो है दैट्स द फैट डिस्ट्रॉयर। अच्छा, मेरा एक वैसे सवाल है, बेली फैट के लिए अगर कोई बड़ी ही इजी कोई हो इजी कुछ नहीं है, इजी कुछ नहीं। चले, अच्छा, बेली फैट के लिए इजी तो कुछ भी नहीं है। जो जैसा उन्होंने कहा, कैलोरी डेफिसिट पे होना बहुत ज़रूरी है। आपके जो आप खा रहे हो वो 70% है आपके जो है ना, हर चीज़ का 70% आपका खाना है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में, आप बहुत ईजिली वेट लूज़ करोगे। उससे हम जो फिर वर्कआउट्स पे भी आ जाते हैं। वर्कआउट में आप जो है उसको टारगेट कर सकते हो। पहले तो आपको समझना है एनाटॉमी, सही है। नीचे जो होता है हमारा हमेशा मसल होता है और ऊपर फैट होता है। अगर आपने फैट कट नहीं किया होगा ऑब्वियसली कोई फायदा नहीं। ओके, तो हमने जनाब अली पुशअप्स देख लिए, एंड देन बर्पीज। वन मोर के जो हम जिसको फर्ज करें, जिसको हम तीन का कॉम्बो बनाना चाहें, तो एक एक्सरसाइज स्क्वाट्स सबसे बेहतरीन जो है, आई वुड सजेस्ट स्क्वाट्स। तो स्क्वाट्स में हम सबसे पहले ऐसे स्टार्ट करते हैं कि हमारे लेग्स होंगे शोल्डर विद अपार्ट, ठीक है। इमेजिन करें कि आप जो है, इसमें भी लोग बहुत गलती करते हैं जी, बहुत। तो जो है इसमें आप इमेजिन करें आपके पीछे एक चेयर रखिए और आप बैठ रहे हो, आपको बैठना है, ठीक है। इमेजिन आपकी चेयर, अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, नीज़ को आगे ले जाते हैं जिसकी वजह से उनके हील्स उठ जाते हैं। तो जब आपके हील्स उठते हैं सारा प्रेशर आपके नीज़ पे आ जाता है, तो ये तकलीफ़ का बायस बन सकता है। आपकी नीज़ पे ज़्यादा लोड आ सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए भी जो ओबीस होते हैं या ओवरवेट होते हैं, जिनका वज़न ज़्यादा होता है। अगर वो ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली आगे जाएंगी, ठीक है। यस, ये एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बो है, आप अपनी डेली रूटीन में शामिल भी कर सकते हैं और मैक्सिमम 15 मिनट्स अगर आप कर लेना डेली। हाँ बिल्कुल, वी कैन गो लॉन्ग एंड लॉन्ग, देयर इज अ लिस्ट ऑफ एक्सरसाइजेस। मे इफ यू कैन कम हियर, तो एक लंबी लिस्ट है जनाब अली इसकी, जिसमें अब आप इसमें जंपिंग जैक्स भी इंक्लूड कर सकते हैं और रनिंग ऑन दी स्पॉट भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, प्लैंक्स कर सकते हैं। लेकिन मैं भी एक और चीज़ है, एक्सरसाइज ठीक है, लेकिन इसकी अगर हम ये करें कि आप वॉक भी डेली रूटीन पे करें ना, एक वॉक का कॉम्बो बना लें। आप 5 मिनट थोड़ा आहिस्ता चल लें, 5 मिनट थोड़ा तेज़ चलें, 5 मिनट आप जॉगिंग कर लें। अगर ये एक वॉक का कॉम्बो भी आप साथ में कर लें तो आई थिंक आप ज़्यादा अपना जो है ख्याल बेहतर रख सकते हैं। ऐसा ही है, जैसे कि मैंने बोला, मूवमेंट इज़ मेडिसिन, आपको हिलना ज़रूरी है। और वॉक तो सबसे पहले बेसिक ही, सबसे पहले हम स्टार्ट वॉक से ही करते हैं। हम लोग जो है रनिंग से स्टार्ट नहीं करते कभी भी, जो है क्योंकि जो है हमें वो स्टेमिना, वो स्ट्रेंथ पहले बिल्ड करनी पड़ती है बॉडी के अंदर। उसके बाद, और अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ 30 मिनट्स आप वॉक कर लो, दैट इज़ फाइन, बिल्कुल सही है। और अगेन वही ना कि आपने ज़रा मुंह पे भी हाथ रखना है खाने पीने के हवाले से। ये ना हो गया जी दिन में पिज्ज़ा, बर्गर्स, फ्राइज़ और आप इस तरह की चीज़ें खा रहे हो, लेकिन आप फिर एक्सरसाइज करना और फिर कहेंगे हम पतले क्यों नहीं हो रहे यार, एक्सरसाइज भी तो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच महविश, आप हमारे साथ मौजूद थी। तो आपको दिखाने का मकसद ये है कि भैया प्लीज़ अपने घर में आप एक्सरसाइज करें, अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। हर वक्त सोते रहना, सुस्ती और काहली में मुब्तला रहना आपकी ज़िंदगी को मज़ीद ख़राब कर सकता है। आप अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो कैसे अच्छी ज़िंदगी, मेंटल ब्लॉकेट से निकलें कि आपके पास हाई फाई जिम जाने के अगर वसाइल नहीं है तो या मैं कुछ नहीं कर सकता।
आपके पास बड़ी आसान एक्सरसाइज थी फैसल, जो आप इजीली घर पे कर सकते हैं। नहीं, लाइक अगर आप करना शुरू कर दें। मैं इससे बहुत इख्तलाफ करता हूँ कि ये आसान नहीं है, और अभी हम जब ब्रेक पे जाएंगे तो मैं ये दरखास्त भी करूंगा, इल्तिजा या फिर गुस्ताखी करूंगा कि आपने जो कहा है ना कि ये आसान आप करेंगे, जरा हो जाए 5-5। मैं कल से कर लूंगी। चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अब जरा क्रिकेट की बात करेंगे। जनूबी पंजाब के शायकीन क्रिकेट के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर है। 14 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट मुल्तान में बहाल हो गई। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज वनडे क्रिकेट सीरीज को मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। ग्राउंड में तज़ीनो आराइश का काम भी जारी है। तो बात करते हैं अपने नुमाइंदे मकसूद चौहान से। मकसूद, क्या प्रेपरेशंस हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी है। 14 साल बाद जो है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होने जा रही है। पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज़ के जो 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस हैं वो मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड को सौंप दिए गए हैं, जिसके लिए तैयारी का जो सिलसिला है वो भी शुरू कर दिया गया है। इस वक्त जो बात की जाए तो गेट्स को जो है वो पेंट किया जा रहा है, जबकि LCD जो ग्राउंड में लगाई गई है उसकी भी मुरम्मत का काम जारी है। उसके साथ साथ बात की जाए पिचेस की तो मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में 5 पिचेस बनाई जा रही हैं, जिसमें से 3 पिचेस जो हैं वो प्रैक्टिस सेशन के लिए होंगी, जबकि 2 पिचेस जो हैं उस पर इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। 35,000 की कैपेसिटी है इस ग्राउंड की जो शायकीन क्रिकेट की है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पे जो फ्लड लाइट्स हैं उनकी जो मरम्मत है उसका काम मुकम्मल कर लिया गया है, क्योंकि ये डे एंड नाइट मैच हैं, जिसके बायस जो है फ्लड लाइट्स का काम भी किया गया है। इसी वजह से अगर बात की जाए शायकीन क्रिकेट की तो जनूबी पंजाब के शायकीन क्रिकेट भी इन मैच को देखने के लिए नहायत पुरजोश है और वो यहाँ पे आने के लिए बेताब है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का टाकरा जो होगा वो देखने वाला होगा, क्योंकि ये मैचेस जो हैं वर्ल्ड कप सुपर लीग का भी हिस्सा होंगे। जी, तो क्रिकेट की इन तमाम तर हैपनिंग्स पे हम बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार अब्दुल माजिद भट्टी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो। और मुल्तान की जो गर्मी है ना सर, उसका कल बाबर आजम ने भी एतराफ़ किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ठीक है हमने कंडीशनिंग कैंप लगाया है, लेकिन आपको लगता है आसान होगा? मुल्तान में बहुत गर्मी है सर। जी वालेकुम अस्सलाम फैसल, बिल्कुल गर्मी बहुत ज़्यादा है। और देखें, ये अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान इतना बड़ा टेस्ट खेलने वाला मुल्क है, लेकिन हमारी जो क्रिकेट है वो 4 सेंटर्स तक महदूद है। कराची, लाहौर, पिंडी और मुल्तान। पेशावर का स्टेडियम, वहाँ भी तरक्याती काम चल रहे हैं। कराची और लाहौर में चूँकि पिचेस की खुदाई हो चुकी है, वहाँ अगले 2-3 महीने क्रिकेट नहीं हो सकती। तो पिंडी में आपको पता है कि थोड़ा सा सियासी मंजरनामा जो पिछले वीक हमने देखा, उसको सामने रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये एक ही ऑप्शन था मुल्तान का। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा है। मुल्तान में तकरीबन कोई 45-46 टेम्परेचर है, लेकिन क्रिकेटर्स यूज्ड टू होते इन कंडीशंस के लिए। अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर जब PSL के मैचेस अबू धाबी में हुए थे तो वहां भी 45-46 टेम्परेचर में क्रिकेट खेली गई थी। तो क्रिकेटर्स यूज्ड टू है, लेकिन बहरहाल वो 20 ओवर की क्रिकेट थी, ये 50 ओवर की क्रिकेट है। लेकिन देखें फैसल, इस सीरीज की एक अहमियत लोग शायद अभी तक जान नहीं रहे, जो आपके नुमाइंदे अभी मुल्तान से बता रहे थे। उन्होंने जो आखिर में वर्ल्ड कप सुपर लीग की जो बात की ना, वर्ल्ड कप सुपर लीग बहुत इम्पोर्टेंट अहमियत की हामिल है। अगले साल 2023 में भारत में 50 ओवर का वर्ल्ड कप होने वाला है। उस वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप सुपर लीग में जो 7 टॉप की टीमें हैं वो तो डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगी, और एक मेजबान भारत जो है वो टूर्नामेंट में बराह रास्त क्वालिफाई करेगा। इवन जो दिफाई चैंपियन इंग्लैंड है उसे भी क्वालिफाई करके टूर्नामेंट में जाना है। तो पाकिस्तान इस वक्त नंबर 9 पोजीशन पर है वर्ल्ड कप सुपर लीग में। पाकिस्तान को अपनी जो रैंकिंग है उसको इम्प्रूव करना है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान टॉप 7 में रैंकिंग में फिनिश नहीं करता तो फिर पाकिस्तान को बकिया जो 6 टीमें होंगी उनके साथ क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ सकता है। लिहाजा ये सीरीज पाकिस्तान को 3-0 जीतना बहुत जरूरी है वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए।
ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, वेस्ट इंडीज से हम देख रहे हैं कि दोबारा से बड़े नाम नहीं आ रहे, जैसे कि अगर मैं जेसन होल्डर का नाम लूं तो इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, वेस्ट इंडीज की क्रिकेट काफी अरसे से टर्मोइल में है। तकरीबन 3-4 साल से प्लेयर्स और बोर्ड के दरमियान भी मसाइल है, लेकिन इस वक्त जो वेस्ट इंडीज के कुछ प्लेयर अनफिट है और कुछ दुनिया में जो दूसरी लीग्स हैं, इंग्लैंड में ब्लास्ट T20 चल रही है, वहां भी खेल रहे हैं। तो ये बहरहाल एक अलार्मिंग सिचुएशन तो है कि पाकिस्तान में एक 3 वनडे मैचेस की बड़ी सीरीज होने जा रही है और वेस्ट इंडीज के मेन प्लेयर्स का ना आना शायकीन को डेफिनेटली उससे असर तो पड़ेगा। लोग बड़े स्टार्स को देखने के लिए ग्राउंड में जाते हैं, तो अगर बड़े नाम नहीं आएंगे तो डेफिनेटली तमाशाई जो है वो भी ग्राउंड जाने से अवॉइड करेंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ICC लेवल पर अब ये इशू रखना पड़ेगा कि बहुत सारी लीग्स की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो मुतासिर हो रही है। आपको याद होगा कुछ अरसे पहले साउथ अफ्रीका पाकिस्तान की जो साउथ अफ्रीका में सीरीज थी, तो बहुत सारे साउथ अफ्रीकन प्लेयर इंडिया में जो लीग थी वहां खेलने चले गए और उन्होंने नेशनल असाइनमेंट को अहमियत नहीं दी। तो मेरा ख्याल इसमें ICC को कुछ ना कुछ पॉलिसी बनाने की जरूरत है। भट्टी साहब, ज़ेरे लब बताइएगा कि क्या वाकई पॉलिसी बनाने की पोजीशन में होता है ICC जब ऐसी सिचुएशन बनती हैं तो? देखिए, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है ना, उसके सामने तो सारी पॉलिसियां नाकाम है। अभी आप देखें कि उन्होंने जो अपनी T20 लीग उनकी संडे को खत्म हुई है, तकरीबन 2.25 महीने की लीग थी और ICC के प्रेसिडेंट का मैंने बयान फैसल जरूर पढ़ा। उन्होंने कहा कि नहीं, इतनी लंबी लीग से इंटरनेशनल क्रिकेट जो दुनिया की है वो मुतासिर हो रही है। लेकिन ICC को हम कभी अजराए मजाक इंडियन क्रिकेट काउंसिल भी कहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि भारत पे उसका कोई असर पड़ेगा। अच्छा भट्टी साहब, हम ज़रा इसकी अब सीरीज़ की भी बात कर लें। पाकिस्तान के कैसे रेट करेंगे चांसेस? बाबर एक बड़ी हॉट फॉर्म में है, रिजवान हम देख रहे हैं कि वहाँ इंग्लैंड में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हुए आ रहे हैं। क्या चांसेस हैं हमारे सीरीज़ के? देखिए, ऑन पेपर तो पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज से बहुत ज़्यादा मजबूत है। पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर क्रिकेट हो रही है, ये पाकिस्तान को एक इजाफी एडवांटेज है। लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम भी आप वाइट बॉल फॉर्मेट में देख लें, चाहे T20 चाहे वनडे हो, उनकी तरफ से कोई एक प्लेयर ही पूरी सीरीज का पासा पलट देता है। लेकिन पाकिस्तान को एक जो डिसएडवांटेज है कि पिछले 2 महीने से पाकिस्तान की टीम आपस में खेल नहीं रही है। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जब 2 महीने पहले खत्म हुई थी, उसके बाद कुछ लड़के इंग्लैंड चले गए, कुछ अपने जो निजी मामला थे उनमें बिजी हो गए। तो अब नए सिरे से टीम को जेल करने के लिए जो गुज़िश्ता कल थी लाहौर में एक छोटा सा कैंप लगाया गया है इतवार तक। तो इतवार को फिर ये टीम असेंबल होगी लाहौर से मुल्तान। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम में सलाहियत है कि वो वेस्ट इंडीज को 3-0 मारे। लेकिन अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसी हैपनिंग ना हो कि वेस्ट इंडीज की तरफ से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो जाए और पाकिस्तान की टीम कहीं कोलैप्स कर जाए, तो मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि पाकिस्तान ये सीरीज 3-0 जीत जाएगा। सही है। अच्छा भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं हमारी टीम की कमजोरी किस डिपार्टमेंट में है, यानी किस चीज को हमें बेहतर बनाने की जरूरत है? देखिए, माशाल्लाह हमारी टीम, हमारे पास वर्ल्ड क्लास बैट्समैन भी है, वर्ल्ड क्लास बॉलर भी है, लेकिन मेरा ख्याल फैसला साजी में थोड़े से हम लोग कमजोर हैं। हम लोग नए लड़कों को चांस देते हुए डरते हैं। जैसे शान मसूद की मैं मिसाल दूंगा। शान मसूद ने रिसेंटली इंग्लैंड में T20 क्रिकेट देख लें या फर्स्ट क्लास क्रिकेट देख लें, उसमें रन्स के अंबार लगा लिए। शान मसूद पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है। फिर एक नौजवान प्लेयर है मोहम्मद हारिस, पिशावर से उनका ताल्लुक है, वो इस वक्त पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। लेकिन फैसल जो इब्तिदा में जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे, कल बाबर आजम ने भी कहा कि मोहम्मद हारिस को मोहम्मद रिजवान की मौजूदगी में पाकिस्तान टीम में चांस देते हुए मेरे ख्याल में कबल वक्त होगा। तो मेरे ख्याल में हम लोग शायद हार से डरने के लिए तब्दीलियां नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हम फ्यूचर की प्लानिंग करें और लड़कों पर वर्कलोड कम करने की कोशिश करें, तो हमारे पास अच्छे लड़के हैं जिन्हें हम सीरीज लाइक वेस्ट इंडीज या अगली जो हॉलैंड की सीरीज है उनमें ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फैसला साजी में हम
इसलिए कमजोर है कि हर बंदा जो पाकिस्तान टीम की बागदौड़ जिसके हाथ में होती है वो डरता है कि कहीं मेरे दौर में टीम हार गई थी, ये मलबा मुझ पे ना गिर जाए। बस यहीं पर हम थोड़े से कमजोर नजर आते हैं। और यहीं पाकिस्तान उस दोराहे पे है कि जहां पे अपनी रैंकिंग बेहतर बनाया नौजवानों को। जहां से बहुत शुक्रिया, माजिद भट्ट मौजूद थे। चलें जी, आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।